हमारा जो D1 चार्ट है वो एक प्रॉमिस है और बहुत डिटेल्ड प्रॉमिस है। यानी कि एक ग्रह किसी राशि विशेष में बैठकर, किसी भाव में बैठकर बहुत सारे प्रॉमिसेस करता है। पर क्या वो प्रॉमिसेस पूरे होंगे? कितने पूरे होंगे? कितने पावरफुल तरीके से पूरे होंगे? इस बात को समझने के लिए हमें नवमांश कुंडली में जाना होता है। दूसरी बात, कई बार ग्रह D1 चार्ट में हम विद्यार्थियों को कंफ्यूज कर देता है। देखने में लगता है कि वो ग्रह बहुत पावरफुल है, जैसे अक्सर उच्च का ग्रह, अपनी राशि में बैठा हुआ ग्रह, केंद्र में बैठा हुआ ग्रह, त्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह, मित्र राशि में बैठा हुआ ग्रह, या शुभ ग्रहों के प्रभाव में बना हुआ ग्रह, राजयोग में जो पार्टिसिपेट करने वाला ग्रह है। परंतु जब हम उसके जीवन में जाते हैं तो उसके साथ ये घटना घटती है कि उसको उस ग्रह के प्रॉपर परिणाम ही प्राप्त नहीं हो रहे होते। तो इस समस्या का समाधान नवमांश कुंडली में होता है। सूत्र कहता है जो भी ग्रह नवमांश कुंडली में उच्च का हो जाएगा, स्वग्रही हो जाएगा, केंद्र या त्रिकोण में जाएगा, वो ग्रह बेटर परफॉर्मेंस दे पाएगा, वो ग्रह ज्यादा अच्छे परिणाम दे पाएगा। इसमें एक और कड़ी है, उस कड़ी का नाम है वर्गोत्तम ग्रह। यानी कि जो एक ऐसा ग्रह है जो लगन कुंडली में जिस राशि में बैठा है, नवमांश कुंडली में भी वो उसी सेम राशि में बैठ जाए तो उसे हम वर्गोत्तम ग्रह कहते हैं। वर्गोत्तम ग्रह की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। पर आपको जान करके हैरानी होगी, बहुत सारे लोगों के साथ बैड लक देखिए कि ग्रह वर्गोत्तम होने के बावजूद, ग्रह के केंद्र या त्रिकोण में बैठने के बावजूद भी उस ग्रह से अच्छे परिणाम नहीं आते, अपितु कभी कभी तो नेगेटिव परिणाम भी आ जाते हैं। यानी उस प्लेनेट के जो पॉजिटिव परिणाम आने चाहिए वो भी नहीं आते, और उल्टा जो प्लेनेट का नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं वो उसके जीवन में ज्यादा आने शुरू कर देते हैं। अब ऐसी केस स्टडी देख करके स्टूडेंट बेचारा समझ में नहीं आता उसको कि यार ये क्या हो गया। गुरुजी ने तो बताया भाई वर्गोत्तम चार्ट इज बेस्ट चार्ट है, ये तो उच्च की तरह परिणाम देने वाला है। और कुछ चार्ट में ऐसा होता भी है कि वो उच्च के समान परिणाम दे भी रहा होता है। ज्योतिष एक टेक्निक का खेल भी है। जिसको टेक्निक बड़े अच्छे से पकड़ में आ गई वो लगाएगा और जीत जाएगा। सिंपल सी बात है। कभी कभी ये भी होता है कि नीच का ग्रह, नीच राशि का ग्रह भी वर्गोत्तम हो जाता है। उसके बारे में कहा जाता है कि भाई देखो, वो ग्रह का जो परिणाम है कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, पर हो सकता है वो अच्छा परिणाम दे दे। तो ऐसी कौन सी ताकत है या वो ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसकी वजह से हम ये चूक रहे हैं कि हम ग्रह की स्ट्रेंथ
को सही सही जज नहीं कर पा रहे हैं। अब चाहे वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हो, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी तो मुद्दा एक ही है कि हम किसी ग्रह से ये पता लगा रहे हैं कि ग्रह हमें कौन सी बीमारी देने में सक्षम है, या देगा भी या नहीं देगा, या कहीं ऐसा तो नहीं बद अच्छा और बदनाम बुरा। परेशान तो गुरु ग्रह कर रहा है और नाम बदनाम शनि ग्रह का हो रहा है, हमें डाउट शनि पर हो रहा है। तो इन सब सवालों के जवाब इस टेक्निक में छिपा हुआ है। वो टेक्निक क्या है? टेक्निक है सर्वाष्टक वर्ग। सर्वाष्टक वर्ग जो बिंदु हैं, अगर आपको सर्वाष्टक वर्ग के बारे में डिटेल पता करना है तो मेरे 3 से 4 कम से कम वीडियोस यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं। आपने सबसे पहले तो अपने उन ग्रहों पर निशान लगा लो कि जिनको आपको लगता है कि यार ये प्लेनेट हैं जो मेरी लाइफ में बेस्ट रिजल्ट देंगे अपनी दशा अंतरदशा में, या मेरे जीवन में ये प्लेनेट हैं जो बेस्ट परिणाम देंगे। आपने उनको ये देखना है। जो भी आपने फाइंड आउट किया बेस्ट प्लेनेट, तो हम मान लेते हैं कि किसी ने अपनी कुंडली का वर्गोत्तम प्लेनेट ही उठा लिया। और वर्गोत्तम प्लेनेट होना कोई रेयर घटना नहीं है, कोई दुर्लभ घटना नहीं है। सामान्यतः हर तीसरे चौथे व्यक्ति की कुंडली में कोई ना कोई वर्गोत्तम ग्रह मिल ही जाता है। और कुछ लोगों के तो ये 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह, 5 ग्रह भी वर्गोत्तम मिल जाते हैं। तो उसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं, पर फिर भी उनको 4 या 5 ग्रहों के अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त हो रहे होते। तो आप ये देखें कि आपकी कुंडली में कोई वर्गोत्तम ग्रह है। अगर नहीं है तो वो भी समझ लें, है तो वो मान ले कि हमारा फलाना ग्रह वर्गोत्तम है। आप अपने मेन कुंडली को बनाएं और उस कुंडली के अनुसार उसमें वर्ग कुंडली में, कविता मैं बाद में बात करता हूं, उस वर्ग कुंडली के अंदर, सॉरी, उसमें D1 चार्ट में हर भाव में कितने बिंदु मिले हैं, सर्वाष्टक वर्ग में कितने बिंदु मिले हैं, पहले भाव में कितने मिले, दूसरे में कितने मिले, तीसरे में कितने मिले, चौथे में कितने मिले, ऐसे 12 भाव तक बिंदु बना लो। ये कुंडली बार बार बनाओ। आपको और भी एक टेक्निक, मस्त टेक्निक मैं देने वाला हूं, बहुत बेहतरीन टेक्निक देने वाला हूं जो आपके काम को बहुत आसान कर देगी। अब ध्यान रहे, सीखने वाली और समझने वाली बात। जो ग्रह वर्गोत्तम है वो जिस भी हाउस में बैठा है, यानी लगन कुंडली में, उस हाउस में जो बिंदु प्राप्त हुए हैं वो किसी भी सूरत में 30 नंबर से कम नहीं होने चाहिए। 30 बिंदु, 30 बिंदु से कम नहीं होने चाहिए। अगर 30 बिंदु से कम होंगे तो ग्रह का परिणाम कम होना शुरू हो जाएगा। अब दूसरा सूत्र, कमाल की बात, अगर वो कम होते होते 22 बिंदु से कम हो गए तो प्लेनेट का एट्रीब्यूट ही चेंज हो जाएगा। यानी हो सकता है वो शुभ ग्रह है जो आपको सर्वाधिक शुभ नजर आ रहा है, वो अपना नेगेटिव परिणाम देना शुरू कर दे। हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि एक व्यक्ति कर्क लगन का
और लगन में ही गुरु बैठे हुए हैं उच्च के, लगन में ही उच्च के गुरु बैठे हुए हैं, और उसकी नवमांश कुंडली में मेष लगन का नवमांश निकल के आ रहा है। मैं हाइपोथेटिकल बता रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से, और कोई पर्पज नहीं, कोई सूत्र नहीं इसमें। चौथे भाव में गुरु उच्च का, तो सेम साइन में हो गया गुरु, तो हम कहेंगे गुरु वर्गोत्तम हो गया। सूत्र कहता है यदि लगन कुंडली के पहले भाव में माना कि 20 बिंदु मिले हैं, तो वह ग्रह जो उच्च का बृहस्पति, जो वर्गोत्तम बृहस्पति, हो सकता है पुत्र का सुख ना दे, हो सकता है शिक्षा का लाभ ना दे, हो सकता है अध्यात्म की तरफ एक पैसे का वो ना हो इंक्लिनेशन, हो सकता है वो नॉन वेज खाए, दारू पिए, और हम सब सोचते रहें गुरु इतना अच्छा है, लगन पर बैठा है, पर यार ये व्यक्ति ऐसी हरकतें कर क्यों रहा है, ये धर्म विरोधी बातें क्यों करता है, ये ऐसी हरकतें क्यों करता है, ऐसा तो हमने कदापि देखा ही नहीं। ये सर्वाष्टक वर्ग की टेक्निक आप में यहाँ पे ट्विस्ट पैदा कर देती है। ये अगर 22 से कम नंबर आ गए, प्लेनेट नेगेटिव रिवर्स होना, मतलब नेगेटिव इंपैक्ट देना शुरू कर देगा। 30 से कम नंबर आ रहे हैं तो वह अपने पॉजिटिव रिजल्ट जितने देने चाहिए उतने नहीं दे पाएगा। फिर मान लो 27 नंबर है वहां पर पहले भाव में, तो आप कहेंगे समझदार तो है, पढ़ाई भी इसने बहुत की है, पर इसे पढ़ाई का, शिक्षा का कोई खास लाभ मिला नहीं इसको बेचारे। वो भी कहेगा यार मैंने ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, पर मुझे शिक्षा का लाभ जितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। ये तो था वर्गोत्तम ग्रह। अब हम कह रहे हैं कि नीच ग्रह का जो वर्गोत्तम है, या एक और एग्जांपल लेते हैं चलो। किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र 12वें भाव में बैठा है मीन राशि का, मेष लगन की कुंडली, 12वें भाव में शुक्र यानी कि मीन राशि में उच्च का होकर के बैठा हुआ है। अब सेम नवमांश कुंडली में जाएं हम, वहां पर भी नवमांश कुंडली में भी वह ग्रह मीन राशि का ही बैठा है, यानी कि उच्च का शुक्र बैठा है। और उच्च का शुक्र अगर होगा, क्योंकि 12वें भाव में तो शुक्र को अच्छा ही माना जाता है, वैदिक ज्योतिष में तो बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है कि भाई शुक्र 12वें भाव में भोग का कारक ग्रह भोग के घर में है, तो बहुत बढ़िया हो गया, उत्तम हो गया। पर यहां पर सूत्र कहता है अगर शुक्र को 20 ही बिंदु मिले हैं 12वें भाव में, या 21 मिले हैं, या 19 मिले हैं, ग्रस्त लाइफ भी खराब, वो व्यक्ति हो सकता है अननेचुरल सेक्स करने का आदी हो सकता है वो सेक्सुअली मेंटली गड़बड़ हो सकता है उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सेक्स रिलेटेड, और उसको पता चला कि इतनी इतनी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, और कुंडली देखने पर हमें समझ में नहीं आ रही कि ये प्रॉब्लम आ कहां से रही है, क्योंकि शुक्र ग्रह तो अच्छे परिणाम देगा ही क्योंकि तो उच्च का है, पर यहां पर कम बिंदु मिलने से सारा मामला ट्विस्ट हो गया। आप लोगों ने वर्गोत्तम ग्रह को तो समझा, वर्गोत्तम ग्रह को तो सीखा, पर जो भी ग्रह अच्छा लगे उसको लगन कुंडली में एक बार ये अवश्य देख लें कहीं ऐसा तो नहीं इसको कम बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि कम बिंदु अगर प्राप्त होंगे तो मामला सारा गड़बड़ हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई? बहुत इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं।
क्योंकि जो नए स्टूडेंट थे उनके लिए भी मुश्किल नहीं रखा, और मेडिकल जो स्टूडेंट थे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के, उनके लिए भी मुश्किल नहीं रखा। अब मेडिकल ज्योतिष के विद्यार्थी इसको कैसे समझेंगे? जिस ग्रह को कम बिंदु मिले हैं उसमें रोग देने की, बीमारी देने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी बढ़ जाएगी, बेशक वो आपके लिए शुभ ग्रह ही क्यों ना हो। ये तो था वर्ग कुंडली के बारे में। अब दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं कि कोई ग्रह वर्गोत्तम नहीं है। कोई ग्रह ऐसा है जो वर्गोत्तम नहीं है। कोई ग्रह कर्क लग्न में दसम भाव में मंगल मेष राशि यानी कि अपनी ही राशि में बैठा है। कर्क लग्न में मंगल 10वें भाव में मेष राशि यानी कि स्वयं की राशि में बैठा है, और नवमांश कुंडली में वो मंगल उच्च का होकर के बैठ जाता है। अब देखो, एक जगह स्वग्रही है, दूसरी जगह नवमांश में उच्च का है। और यहाँ एक और बता दूं, मैं एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, कोई भी ग्रह 6 8 12 में नहीं बैठा। ये मत सोचना कि बाद में गुरु जी कहेंगे अरे ये तो छठे 8वें 12वें में बैठा था इसलिए कमजोर हो गया। वैसे भी कमजोर होता है 6 8 12 में जाने पर, परंतु हम सूत्र दूसरा पकड़ रहे हैं, हम टेक्निक दूसरी सीख रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर यही मंगल जो दसम भाव में बैठा है, अगर इसको 30 से कम बिंदु प्राप्त हो जाएंगे, 30 से कम बिंदु प्राप्त हो जाएंगे, तो मंगल के बारे में जो भूरी भूरी प्रशंसा की गई है दसम के मंगल को, क्योंकि 10वें भाव में मंगल दिग्बली हो जाता है, कर्क लगन वालों के लिए महायोगाकारी हो जाता है, तो हर ग्रंथ कहता है कि ऐसा आदमी सेना में सेनाध्यक्ष बनता है, कमांडर इन चीफ बनता है, संगठन का नेता बनता है, लीडरशिप क्वालिटी कूट कूट के भरी होती है, जिस क्षेत्र में भी कदम रखता है उस क्षेत्र के अंदर वो झंडे गाड़ देता है, हर जगह तारीफों के पुल बंधे होते हैं। परंतु जब हम डीप में जाकर के देखते हैं, और देखते हैं अगर इसको बिंदु कम मिले हैं, पता चला वो इंसान सिंपल एक कंपनी में एक मैनेजर की जॉब कर रहा है, ना वो सोसाइटी में लीडर है, ना वो कंपनी में लीडर है। काम जरूर मंगल के वहां होने से वो थोड़ा मैनेजमेंट का काम संभालता रहता है, बट आप कहेंगे रिजल्ट तो आया सिर्फ 20% आया। उच्च के ग्रह का ये परिणाम कि नवमांश में भी उच्च का हो गया, फिर भी बस मात्र इतना सा परिणाम। और पंच महापुरुष राजयोग भी बन गया इस कुंडली में। तो पंच महापुरुष राजयोग कहाँ गया है? फिर वो व्यक्ति कहेगा आज से लेके अभी तक तो मुझे हर किसी ने कहा है तेरी कुंडली में राजयोग है। तो ये राजयोग कब फलित होगा? 50 साल हो गए, 55 साल हो गए उम्र को, पर आज तक तो कुछ राजयोग वाली घटना घटी नहीं। तो ध्यान रखें, प्राशर ज्योतिष हो या लाल किताब, जब तक आपको टेक्निक पूरी तरह से कंप्लीटली चार्ट पर अप्लाई करनी नहीं आएगी, जब तक परिणाम भी प्राप्त नहीं होंगे। अब इसका रिवर्स लेते हैं। कुछ ऐसे ग्रह हैं जो कि कमजोर दिखाई देते हैं। हमने भी काफी उन बुरा ग्रहों की बुराई की है जो छठे भाव में बैठे हैं, 8वें में बैठे हैं, जो 12वें में बैठे हैं। हम कहते हैं यार ये तो बेचारे कमजोर हो गए क्योंकि ये तो 6 8 12 में बैठ गए, पर कमजोर है। और फिर देखा कि यार वो नवमांश में भी कमजोरी पड़े, मानो उनको वहां भी बल कोई खास प्राप्त नहीं हुआ, परंतु छठे भाव में उनको 33 बिंदु मिले हुए हैं, 35 बिंदु मिले हुए हैं, और वो ग्रह छठे भाव में बैठा है 33 बिंदुओं के साथ, 34 35 बिंदुओं के साथ बैठा हुआ है।
अब वो ग्रह उनको कोई दिक्कत दे ही नहीं रहा। जब वो दशा में आ रहा है तो वो कह रहा है अरे उसी दशा में तो मेरे को फायदा हुआ, ये वही दशा थी जिसमें मैंने अपना सारा कर्जा चुका दिया। अब हम टेंशन में कि यार ये ग्रह तो कमजोर था, इसमें कर्जा चुका दिया इसने। अक्सर एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, शुक्र का छठे भाव में बैठना अच्छा नहीं माना जाता। वैदिक ज्योतिष में कहा जाता है छठे भाव शुक्र के लिए मरणासन स्थान है। लाल किताब भी कहती है ठीक नहीं है। और हमारे सामने कोई कुंडली आए और हमने देखा अरे यार ये तो छठे में बैठा है, आव देखा ना ताव, और हमने बोल दिया तेरी मैरिज लाइफ खराब, शादी होना मुश्किल, हो गई तो चलना मुश्किल। पर यहां रुकिए, एक बार चेक कीजिए छठे भाव को कितने बिंदु मिले हुए हैं। अगर यहां पर 30 से ज्यादा बिंदु मिले हुए हैं उसके शुक्र को, इट मे भी उसकी वाइफ उल्टा पैसा कमा करके ला के दे रही है, बहुत अच्छी मैरिज लाइफ चल रही है। हो सकता है कि छठे का दुष्परिणाम इतना हो कि कुछ रोग, कोई रोग, कोई परेशानी छोटी मोटी टाइप की उसकी पत्नी को होती रहे, ये तो हो सकता है। पर ना तो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, उल्टा वो उसको सपोर्ट भी कर रही है, उसको मदद भी कर रही है। तो सारा सीन पलट सकता है, सारी चीज बदल सकती है। इसीलिए मेडिकल विद्यार्थियों को एक सूत्र मैं बार बार बोलता हूं कि जो ग्रह कमजोर होगा वही परेशानी देगा, वही बीमारी देगा। वो ग्रह अपने से रिलेटेड, यानी कि ग्रह का संबंध शरीर के जिस भाग से होगा, जिन बीमारियों से होगा, वो बीमारियां केवल जब ही आएंगी जब ग्रह कमजोर होगा। और ग्रह को देखने की टेक्निक हम लोग यही देख रहे हैं। अब अक्सर हम दशाओं में कई बार हमें बड़े ऊट पटांग से रिजल्ट आ जाते हैं। ऊट पटांग हम किसे कहते हैं? जैसे कर्क लगन की कुंडली चारू जी ने आज दी हुई है अपने उसके अंदर, ग्रुप के अंदर। अब कर्क लगन की कुंडली है और उस कुंडली में मंगल की मान लो महादशा चले, तो नियम कहता है मंगल पंचम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी है। तो नियम से तो ये है कि उसको पंचम भाव के परिणाम आने चाहिए, दसम भाव के परिणाम आने चाहिए। तीसरा, मंगल जिस स्थान पर बैठा है वहां के परिणाम आने चाहिए। पर पता चला इनमें से परिणाम और भी किसी अन्य भाव के ज्यादा परिणाम आ रहे हैं। तो अब कंफ्यूजन बढ़ गया कि यार ये क्या करें, ये कैसा परिणाम यहां पर कैसे आ गया। मान लो अष्टम भाव का परिणाम आने लगे, मान लो छठे भाव का परिणाम आने लगे, या बंदा मंगल की महादशा में पता चले हॉस्पिटल में गया, 4-5 दिन अपनी सेवा करवा करके आया। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है ये हॉस्पिटलाइजेशन जो कि 12वें भाव का काम है, 12वें भाव की जिम्मेदारी होती है हॉस्पिटलाइजेशन करना, वो पंचमेश और दसमेश की दशा में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। और वो सोच रहा है ये मुझे हॉस्पिटलाइजेशन कैसे हुआ। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सूत्र काम करता है, उस आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन वालों के काम भी आएगा, और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वालों को तो लगा के देखना ही देखना है। क्योंकि बीमारी कहाँ से आ गई जो सीधे रास्ते से नहीं आई है, वो बैक टू द डोर आ गई है। तो और हमें कैसे पता चलेगा? तो ये सूत्र है राशि तुल्य नवमांश। ये राशि तुल्य नवमांश कैसे हम देखते हैं? बहुत सिंपल टेक्निक है। आप अपनी लगन कुंडली सामने रखें और अपनी नवमांश कुंडली को सामने रखें। जो भी ग्रह
नवमांश कुंडली में जिस राशि में बैठा हुआ है उसको D1 चार्ट में वैसे के वैसे बिठा दें। कैसे? सपोज करो, मैं कर्क लगन का उदाहरण बार बार इसीलिए दे रहा हूं ताकि आपको कहीं माइंड डाइवर्ट इधर उधर ना हो। कि मान लो कर्क लगन की कुंडली है और हम उसका सूर्य देख रहे हैं। सूर्य पर फोकस करो। मानो कि सूरज 10th भाव में बैठा है, तो 10th भाव में सूर्य क्या होगा? उच्च का हो जाएगा, क्योंकि मेष राशि में जाएगा। और नवमांश कुंडली में वही सूरज मकर राशि में आ जाए। नवमांश कुंडली में सूरज मकर राशि में आ जाए। अब आप जब राशि तुल्य नवमांश कुंडली बनाएंगे, जो नवमांश कुंडली में सूरज मकर राशि में बैठा है उसको उठा करके लगन चार्ट में मकर राशि देखनी कहां पर फॉल कर रही है, कौन से हाउस में जा रही है बताइए? सप्तम। सप्तम सेवेंथ हाउस है। बताओ। सेवेंथ हाउस से। 7th हाउस में मकर राशि है, तो आप सूरज को सप्तम भाव यानी मकर राशि में ही बिठा दीजिए। समझ में आया? नवमांश का मकर का सूर्य उठाया और उसको लगन में जहां पर मकर राशि फॉल करती है वहां पर बिठा दिया। इसका मतलब ये है, ये सूत्र कहता है कि जब सूरज की दशा आएगी तो कर्क लगन के हिसाब से तो वो धनेश भी है, 2nd हाउस का स्वामी है, वो मार्केश भी है क्योंकि वो 2nd हाउस का स्वामी है। तो कहता है भैया देखो, वो धन का परिणाम देगा, वो अपने मार्केश होने का परिणाम देगा, और कुंडली में 10th भाव में बैठा है तो 10th भाव के परिणाम देगा, पर साथ में ये 7th भाव के परिणाम भी देगा। अक्सर जब ऐसी घटना घटती है तो कई बार तीर तुक्का ज्योतिषी का सही लग जाता है। वो कहता है जी देखना मेरी पत्नी का झगड़ा हो रहा है, हमारे आपस में अनबन हो रही है, सूर्य की दशा चल रही है। अब सूरज तो बैठा है 10th भाव में, अब सूरज की तो दृष्टि भी उधर नहीं आ रही है 7th पर। कोई दूर दूर तक लेना देना कुछ नहीं समझ में आ रहा है। भाई पति पत्नी का झगड़ा क्यों हो रहा है? या पत्नी के स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है, अब और भी समस्या हो गई। शुक्र की दशा भी नहीं चल रही, और कुदरती कुंडली में मान लो शुक्र अच्छा बैठा हो, फिर तो समस्या और बढ़ जाएगी कि यार ये क्या हो गया। जब से सूरज की महादशा आई है पत्नी के और पति के आपस में विचार नहीं मिल रहे, दोनों तलाक की बातें करने लग रहे हैं। शुक्र भी अच्छा है, सूरज का कोई संबंध सप्तम से नहीं बन रहा है, और समझ में भी नहीं आ रहा है क्या हो क्या रहा है। तो राशि तुल्य नवमांश आपको जो रहस्य छुपा हुआ है, जो नहीं समझ में आ रहा था, वो एकदम से खोल देगा। अब इसको आप बीमारी पे ले लो, विवाह पे इसलिए लिया मैंने, विवाह एकदम सबको समझ में आता है। 7th भाव से हम यूरिनरी प्रॉब्लम देखते हैं, डाइजेशन से रिलेटेड तकलीफें देते हैं। अब आप कहेंगे जी डाइजेशन की बात तो 6th भाव में भी होती है, डाइजेशन की बात तो पंचम में भी होती है, उसमें भी बारीक बारीक अंतर होता है। 7th भाव अगर डिस्टर्ब होगा, 7th भाव डिस्टर्ब होगा तो वो व्यक्ति अपनी गलतियों से डाइजेशन को खराब करेगा। 6ठा भाव जब खराब होगा तो बेचारा, उसका कोई लेना देना नहीं है, बाय बर्थ उसके डाइजेस्टिव ऑर्गन थोड़े वीक होंगे। उसका हो सकता है लीवर वीक हो, उसका पेनक्रियाज वीक हो सकती है, गॉल ब्लैडर में
किडनी स्टोन डेवलप हो सकता है, वो सब समस्याएं उसकी, वो बेचारे की पीछे से आया लेके आया है। इस जन्म में उसने कुछ ऐसा नहीं किया। पर सप्तम भाव में अगर गड़बड़ है तो अपनी गलतियों से अपने डाइजेशन वाले मामले को गड़बड़ करेगा। डॉक्टर जब भी कहेगा अरे यार तू क्यों उल्टा सीधा खाता है, तुझे कितनी बार समझाया है, क्या करूं डॉक्टर साहब, बस दो ही तो चिप्स लिए थे, दो चिप्स में इतना पंगा, ऐसा तो ना करो डॉक्टर साहब। अब वो नहीं बताएगा कि मैं आधा पैकेट खा के आया हूँ, मैं पूरा पैकेट खा के आया हूँ और मैं पिछले 7 दिन से खा रहा हूँ, वो ये भी नहीं बताएगा, बस कहेगा दो ही तो चिप्स लिए थे। अपने ही गलतियों से वो चीजों को गड़बड़ करेगा। सेवंथ हाउस से संबंध जब भी पाप ग्रह का होगा, सूरज का हो जाए, मंगल का हो जाए, ध्यान रखना, सूरज का हो जाए, मंगल का हो जाए, शनि का हो जाए, राहु का हो जाए, केतु का हो जाए, ये आपके डाइजेशन सिस्टम को बिगाड़ेंगे, बट वो आपके द्वारा क्रिएटेड है, ये ध्यान रखना। क्योंकि वो लगन को देखते हैं सारे के सारे, कहा देख रहे हैं, लगन को देख रहे हैं सप्तम में बैठ के, यानी खोपड़ी पर पूरा पूरा असर है, इसलिए गलती कर रहे हो आप, इसलिए आप गलती कर रहे हो। तो बीमारी ऐसे भी आती है। राशि तुल्य नवांश को लगा करके आप बहुत तरह की सटीकता ले सकते हो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। हम मानते हैं कि भाई पहले भाव में अगर बुध आ जाए तो बड़ा अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो दिग्बली है। पर अकेला बुध कोई फायदा नहीं देता, ये ध्यान रखना। अकेला बुध होगा तो कमजोर की तरह ही बिहेव करेगा, तो दिग्बली हो गया। अब नवमांश कुंडली में देखें, कर्क लगन का ही उदाहरण चल रहा है, तो वहां कर्क राशि में है बुध। अब वो ही बुध नवमांश कुंडली के मीन राशि में है, नवमांश कुंडली के मीन राशि में, तो राशि तुल्य नवमांश बनाएंगे तो बुध कौन से हाउस में आएगा? 9th। 9th हाउस। 9th हाउस। इसका मतलब आप लोग अच्छे से राशि तुल्य नवमांश बनाना सीख गए। जब भी बुद्ध की महादशा अंतरदशा उसके जीवन में आएगी, अगर कर्क लगन के हिसाब से देखेंगे तो ये तीसरे भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी है। तो आदमी को रिजल्ट कहाँ का आना चाहिए? तीसरे भाव का आना चाहिए, 12वें भाव का आना चाहिए और पहले भाव का आना चाहिए। या जो भी ग्रह उसके साथ बैठेगा वो भी एक्टिव हो जाएगा, उसका भी परिणाम आ सकता है। पर जब आप राशि तुल्य नवमांश करेंगे तो पता चला बुध तो भाग्य में विघ्न पैदा कर रहा है, क्योंकि बुध का रोल ही है कि वो रोल उसका अच्छा नहीं है, तो पता चला वो तो भाग्य में अवरोध पैदा कर रहा है। 9th हाउस प्रमोशन का भाव है, उस बंदे की प्रमोशन ड्यू है, अचानक से बुध लगता है और उसकी प्रमोशन कैंसिल हो जाती है, वो बड़ा परेशान। तो जो ये मेलेफिक प्लेनेट हो जाते हैं ना जो लगन के अनुसार, तो जो उससे उसमें तुक्का मार दे तो क्या करे, 12वें भाव की दशा चल रही है, नौकरी बच जाए वही बहुत है, तेरे को प्रमोशन की पड़ी है। बट समझ में उसको भी नहीं आता ये प्रमोशन क्यों रुकी। 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन करा सकता है, खर्चा ज्यादा करवा सकता है, गलत इन्वेस्टमेंट करवा सकता है, दवाइयों पे खर्चा करवा सकता है, डॉक्टरों के पास खर्चा करवा सकता है, बस उसका प्रमोशन से कोई लेना देना लिंक नहीं बन रहा। दिमाग पर असर कर सकता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, बट 9th की प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही। तो ये कार्य राशि तुल्य नवांश बहुत अच्छे से करता है। कर्क लगन की कुंडली हो और नवमांश कुंडली में राहु कर्क राशि में बैठा हो, देखो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं,
नवमांश कुंडली में राहु कर्क राशि में बैठा हो, तो राशि तुल्य नवमांश बनाएंगे तो राहु का असर कहाँ आएगा? लगन पे। फर्स्ट भाव पे। फर्स्ट हाउस पे। फर्स्ट हाउस में। और राहु की दशा चल जाए, राहु की दशा चल जाए, सारा असर खोपड़ी पर आ रहा है, सारा असर खोपड़ी पे आ रहा है उसको। और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है ये राहु के रिजल्ट दिमाग पर कैसे आ रहे हैं। अब एक और सूत्र, अभी तक तो आपको वर्गोत्तम ग्रह का सूत्र दिया, राशि तुल्य नवमांश का सूत्र दिया, तीसरा सूत्र सर्वाश। आपके कुंडली के हर ग्रह को चेक करो कि वो सर्वाष्टक वर्ग में ज्यादा बिंदुओं के साथ बैठा है कि कम बिंदुओं के साथ बैठा है। जो ग्रह योगाकारी है आपकी कुंडली का, समझना फिर से, जो ग्रह योगाकारी है, बेशक वो उच्च का नहीं है, बेशक वो स्वग्रही भी नहीं है, बेशक वो अपनी मित्र राशि में भी नहीं बैठा, पर वो योगाकारी है। बेशक वो कुंडली के छठे भाव में बैठा है, आठवें में बैठा है, 12वें में बैठा है, फिर से कह रहा हूं, वो केवल योगाकारी है। और पर बिंदु उसको 30 से ज्यादा मिल रहे हैं। वो ग्रह अपना अच्छा प्रदर्शन जीवन में कभी ना कभी जरूर करके दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कर्क लगन का एग्जाम्पल, कर्क लगन में 3 ग्रह योगाकारी कहलाते, चंद्रमा, मंगल और गुरु। अब हम मंगल को लेते हैं। अब मंगल बैठ जाए 12वें भाव में, तो भाई ये बात तो अच्छी नहीं हुई। कर्क लगन में मंगल बैठ गया 12वें भाव में, ऊपर से मिथुन का मंगल, नीचा विलासी मंगल, तो क्या रिजल्ट आना चाहिए? बेसिक दिमाग लगाते हैं तो रिजल्ट ये आना चाहिए, उसको बेचारे को मकान मिलना मुश्किल हो जाएगा, उसको जमीन का प्रॉपर्टी का सुख मिलना कम मुश्किल हो जाएगा, हर एक से डरेगा, दबेगा। मंगल जितना कमजोर होगा, फाइट करने की कैपेसिटी उतनी कम होगी। पर वहां पर 33 बिंदु आ जाए 12वें भाव में, तो आप देखेंगे कि एक नहीं कई घर हो जाएंगे, एक नहीं कई घर हो सकते हैं उस व्यक्ति के। मंगल महायुगाकारी ग्रह। अच्छा चलो, कर्क लगन, लगन का स्वामी चंद्रमा और योगाकारी ग्रह भी है, 12वें में बिठा दिया हमने, 30 बिंदु आ गए, 31 बिंदु हैं, 32 बिंदु हैं। आप कहेंगे बंदा तो यार कंपनी का सीईओ बना घूम रहा है, ये तो बड़ा अच्छा रेंज। हम कहते थे लग्नेश 12वां बैठता है तो यार आदमी जो है के फैसलों का भरोसा नहीं, उल्टे सीधे फैसले ले लेता है ये आदमी जो है अपने आप को खुद खड्डे में डाल लेता है, आ बैल मुझे मारने वाले काम करता है। सारा सीन चेंज, सारा सीन चेंज हो गया, क्योंकि ग्रह जो बैठा है वो सर बहुत ज्यादा बिंदुओं के साथ बैठा है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि कर्क लगन में अगर लग्नेश 12वां बैठ गया, यानी कि 12वें भाव में बैठ गया, तो कि चंद्रमा के 12वें भाव में जाने के कोई दुष्परिणाम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। पर जो लग्नेश का 12वें जाने पर जो दुष्परिणाम जितने बताए गए थे, उन परिणामों में बहुत भारी कमी आ जाएगी। कुछ प्रोमिनेंट परिणाम मिलेंगे। क्या परिणाम मिलेंगे? हो सकता है उसको नींद की समस्या हो, उसको हो सकता है ओवर थिंकिंग की समस्या हो सकता है उसको कल्पनाओं में जीने की आदत हो सकता है बहुत बढ़िया ड्रीमर हो वो, ऐसा हो सकता है। बट उन सब साइड इफेक्ट के बावजूद उसकी लाइफ पर कोई भी किसी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट उसके लाइफ में ऊपर बढ़ने के मामले में कहीं आड़े नहीं आएगा। मेरे पास एक चार्ट है, 12 से 13 साल हो गए उन लोगों को मेरे साथ
मतलब बड़े अच्छे पारिवारिक टाइप रिश्ते हो गए, कुछ क्लाइंट बहुत लंबे समय तक जब चलते हैं तो बड़े अच्छे संबंध हो जाते हैं, और वो हमें हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग, हर फीलिंग बड़े आराम से व्यक्त करते हैं। उनका लग्नेश 12वें में बैठा है, अमेजन कंपनी में बहुत ऊंची पोस्ट पे है, कई कंट्री का हेड है, लग्नेश 12वां बैठा है, मेष लगन है। और विदेश तो ऐसे जाते हैं कि वह पूछो मत, पूरी चीज को बदल के रख देता है। बहुत एनर्जेटिक है, बहुत वर्कोलिक है, सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, बड़ा फोकस्ड है। यानी कि जो हमारा बेसिक फार्मूला था कि लग्नेश अगर छठे में जाएगा, 8वें में जाएगा, 12वें में जाएगा, तो इसको अच्छा नहीं माना गया था। पर यहां पर चीज चेंज हो सकती है। तो ग्रह जो भी नवांश में अच्छा लग रहा है उसको जरूर चेक करें, नवांश में जो भी ग्रह खराब लग रहा है उसको भी चेक करें। सर्वाष्टक वर्ग पॉइंट बड़ा ट्विस्ट आपको दे सकता है। ठीक है, अब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए एक बड़ी प्यारी टेक्निक और करते हैं कि रोग आने के समय के लिए एक चीज बड़ी फेमस है, वो है 64वां नवमांश, 64th नवमांशा। ये जो आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन वाले हैं उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। 64वां जो नवमांश होता है, उसकी जो दशा होती है वो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। अब प्रश्न ये उठता है, मैं उस डिटेल में तो नहीं जाऊंगा कि कोई 64वां नवमांश कैसे, क्योंकि मैंने जिन लोगों ने मुझसे डिविजनल चार्ट्स का कोर्स किया था, मैंने डिविजनल चार्ट्स कोर्स अभी पीछे पढ़ाया था, तो नवमांशा में बहुत डिटेल में हमने चर्चा की। इट में भी हो सकता है कोई वो वीडियोस का 64वें नवमांश का कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर भी पड़ा हो सकता है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। पर अभी मैं शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि टाइम अभी कम है। 64वां नवमांश निकालते कैसे, बहुत ही आसान टेक्निक है। आप लोग ये देखो अपनी अपनी कुंडली में कि नवमांश जो कुंडली है उसमें चंद्रमा कहां पर बैठा है, चंद्रमा कहां पर बैठा है। जहां पर भी चंद्रमा बैठा है उससे 4 घर आगे चलो। मान लो किसी का नवमांश में चंद्रमा मेष राशि में बैठा है, यानी कि चौथे घर में बैठा है। म- मकर लगन का नवमांश है, मकर लगन का नवमांश है, तो मेष राशि 4th हाउस में आएगी, यानी कि चंद्रमा वहां पर बैठा हुआ है। चौथे भाव में चंद्रमा मेष राशि का बैठा है, तो 64वां नवमांश क्या बनेगा, 4 तक आगे गिनो। सप्तम। सप्तम, वेरी गुड, सप्तम। तो सप्तम में वहां पर कौन सी राशि है, कर्क राशि। यस। मेष राशि से चले थे, कर्क राशि में आ गए। ये जो कर्क राशि है, ये कर्क राशि जो है, इसका जो स्वामी होगा वो 64वां नवमांश है। अब इसका वैसे तो ट्रांजिट में सबसे अच्छा प्रयोग किया जाता है, वो भी मैं बताऊंगा, परंतु यहां पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों ने यह भी कहा है कि केवल चंद्रमा से चौथे को ही मत लो, केवल इसमें पूरा परिणाम नहीं आएगा। आप नवमांश का जो लगन है, लगन से चौथा जो भाव है उसके मालिक को भी लो, वो भी 64वां नवमांश की तरह ही एक्ट करता है। 64वां नवमांश अगर हिंदी में समझना है तो इतना समझो, ये अष्टम भाव को हम बिल्कुल मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देख रहे हैं, सूक्ष्मता को, गहनता, विस्तार दे रहे हैं।
अष्टम भाव से जो जो चीजें देखते हैं, मृत्यु भय देखते हैं अष्टम भाव से, हर तरह का फियर देखते हैं हम, कोई भी गुप्त चीज देखी जाती है। तो यहां पर जो 64वां नवमांश है, गुप्त समस्याएं, मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु का भय, मानसिक कष्ट, महा अपमान, सोसाइटी के अंदर डिग्रेडेशन, पब्लिक बेइज्जती कर दे, कोई ऐसा मानहानि हो जाए, इस तरह की घटनाएं 64वें नवमांश की जो स्वामी ग्रह है, उसकी दशा अंतरदशा में पॉसिबल है। यानी कि बीमारियों के लिए 64वां नवमांश बहुत हद तक जिम्मेदार माना गया है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं तो 64वां नवमांश जरूर निकाल लें। उसकी दशा परेशान कर सकती है। अब एक और सूत्र उसके अंदर शामिल किया गया कि भाई ऐसे भी नहीं बीमारी पकड़ में आएगी, ऐसे नहीं समझ में आएगी, तो क्या होना चाहिए? बोला जी बीमारियां तो आती जाती रहती है, समस्याएं आती जाती रहती है जीवन में। कभी आदमी का दिमाग बड़ा टेंशन में रहता है, किसी के ऊपर मुकदमा लग गया, पुलिस पीछे लग रही है, किसी ने झूठा मुकदमा लिखवा दिया, किसी का साथ कोई और पंगा हो गया, किसी के बच्चे के साथ दिक्कत हो गई, किसी के रिलेटिव के साथ दिक्कत हो गई, ऐसी समस्याएं आई, खुद के ऊपर कुछ नहीं हुआ। ये कब होगा और कैसे होगा? तो उसमें किसको माने कि ये बड़ा ही नेगेटिव आने वाला है? तो उसमें कहा गया ध्यान रखें वो लोग छिद्र ग्रह के बारे में। मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में छिद्र ग्रह करवाया था शुरुआत में, नहीं जिनको समझ में आया मैं दोबारा करा देता हूं। अष्टम भाव में जो भी ग्रह बैठा हो, नंबर एक अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह है, अष्टम भाव में जो भी ग्रह बैठा होता है वो छिद्र ग्रह माना जाता है। अष्टम भाव का स्वामी ग्रह है, कोई भी ग्रह जो अष्टम भाव को देख रहा हो, कोई भी ग्रह जो अष्टमेश के साथ बैठा हो, यानी अष्टम भाव के स्वामी के साथ बैठा हो, अष्टम भाव का प्रबल शत्रु, एट्थ लॉर्ड, सॉरी अष्टम भाव का नहीं, एट्थ लॉर्ड का प्रबल शत्रु, ये सब छिद्र ग्रह माने जाते हैं। इसमें 22वां दृष्टिकोण भी छिद्र ग्रह माना जाता है। तो 22वें दृष्टिकोण का मैं अभी जिक्र नहीं कर रहा। 64वां नवमांशा भी जो है छिद्र ग्रह के रूप में आता है। यानी कि ये सारे के सारे तकलीफ दे स्थिति वाली सिचुएशन क्रिएट करने वाले होते हैं। अगर आपके 64वें नवमांश का संबंध किसी तरीके से अष्टम से बन जाए, या अष्टम भाव का स्वामी आपके 64वें नवमांश के साथ संबंध बना ले, तो कष्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। प्रॉब्लम की सीवियर, मतलब प्रॉब्लम सीवियर हो सकती है, मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। क्लियर हुआ? इसमें ग्रह गोचर का बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे पहले तो सभी लोग अपना दोनों 64वां नवमांश निकाल लें। लगन से चौथा भाव, उसका स्वामी कौन सा ग्रह है, और चंद्रमा से चौथे भाव, उसका स्वामी कौन है, वो निकाल लीजिए। चार ग्रह कौन से? शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, चार ग्रह। अगर ये इनसे संबंध बना लेते हैं, तो बृहस्पति को अगर हम छोड़ दें
क्योंकि बृहस्पति का, शनि का, राहु का, केतु का गोचर में इंपैक्ट होता है, क्योंकि ये लंबे समय तक एक राशि में टिकते हैं। इसमें गुरु को छोड़ दीजिए, शनि, राहु और केतु, ये तीन ग्रह अगर किसी से कारण भी इनके स्वामी के साथ यानी 64वें नवमांश के साथ उस भाव में या उसके लॉर्ड के साथ बैठ जाएंगे तो भी परेशानी पैदा कर देंगे। गोचर का उपयोग आप नवमांश कुंडली में भी कर सकते हैं। गोचर जिन विद्यार्थियों को नहीं पता तो मैं बता दूं, प्रेजेंट के अंदर यानी इसी समय इसी क्षण कौन सा ग्रह किस राशि में है। जैसे शनि इस समय मीन राशि में चल रहे हैं तो हम कहेंगे कि शनि इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। प्रेजेंट ग्रह जो है जिस राशि में प्रेजेंट में विचरण कर रहे हैं उसे गोचर बोला जाता है। तो लगता है ज्यादा टफ तो नहीं हो रहा। नहीं सर। No, चलो sir. गोचर को No, हम sir. छोड़ देते हैं। नहीं सर। नहीं यस सर, सर, हो नहीं। रहा है, हो रहा है सर। 64वां नवमांश तक सीख गए या नहीं सीख गए? सर मैंने एक आपको हाँ, सबसे बड़ा आसान तरीके से कराने की मैं सोच रहा हूँ। हाँ, सर, सर मुझे ठीक है सर। एक ठीक है सर, क्योंकि आज के करंट टाइम पे अगर जुपिटर वृषभ राशि वृषभ राशि में है तो वो वृषभ राशि राशि से गोचर कर रहा है, राइट। जी ये D1 चार्ट है मेन, आप सबको दिख रहा होगा। ये D1 चार्ट है, ये वाला चार्ट, और ये D9 चार्ट है। ये जो मिथुन लगन की कुंडली है ये D1 चार्ट है और D9 चार्ट जो है वृश्चिक लगन का है, नवमांश है। मैं थोड़ा ग्रहों की स्थिति बता दूं और आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बुध जो है 4th हाउस में बना हुआ है। तीन ग्रह तीसरे भाव में हैं, दिखाई दे रहे होंगे। मंगल है, केतु है, सूरज है। और पंचम भाव में भी तीन ग्रह है, चंद्रमा है, शुक्र है, गुरु है। और नवम भाव में राहु है और शनि जो है वो 11वें भाव में यानी कि मेष राशि में है। अब हम पूरा का पूरा दोबारा से करते हैं कि आज हमने क्या किया है। एक प्रकार से हमने ये समझाने की कोशिश की है, सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कौन सा ग्रह ऐसा है जो हमें अच्छा लग रहा है। अब अगर हम शुक्र की तरफ ध्यान दें तो पंचम भाव में जो शुक्र बैठा हुआ है वो शुक्र अपनी ही राशि का है, तो हम कहेंगे तो बहुत अच्छी बात हो गई। पंचम भाव का स्वामी अपने ही भाव में बना हुआ है। अब हम अगर नवमांश में नजर डालें तो वही शुक्र फर्स्ट हाउस में आ गया, वृश्चिक राशि है, फर्स्ट हाउस में आ गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमने आपको समझाया था, जो भी ग्रह नवमांश कुंडली के केंद्र में आ जाए, त्रिकोण में आ जाए या अपनी उच्च राशि में चला जाए, स्वग्रही हो जाए, मित्र राशि में चला जाए, वो ताकतवर माना जाता है। तो यहां पर हमने देखा कि शुक्र तो लगन में आ गया, तो शुक्र यहां पर ताकतवर माना जाएगा। तो बाकी ग्रहों के बनस्पत शुक्र का बलाबल अच्छा माना जाएगा। अब हमने जो आज पढ़ाया वो उसका क्या था निचोड़, ये तो आप लोग पहले से ही पता है आप लोगों को कि शुक्र को इस तरीके से देखा जा सकता है कि शुक्र यानी कि अब पंचम भाव में कितने बिंदु मिले हुए हैं ऐसे जातक को हमने वो देखना है। तो अगर प्रताप जी इसमें है क्या सर्वाष्टक वर्ग में पंचम में कितने बिंदु हैं, अगर आपको याद हो कोई इस चार्ट के लिए ये याद मैंने रहे। अगर आप देख के बस ये मुझे पॉइंट बता दें इतने। कट गया आवाज। 18 बिंदु है जी, मिले 28 कह रहे हैं कि 18 कह रहे हैं? हैं सर।
कट गई आवाज। आवाज आ रही हाँ है आ सर? रही है, आ रही है, पता आवाज हाँ आ हाँ रही है? प्रताप जी, हाँ मुझे रही है। सुनाई आ रही नहीं है, दिया आ रही है। था, कितने ये पॉइंट बताए? ये मैंने साइड में घेर दिया है, ये 18 बिंदु मिले हैं। अच्छा अच्छा, ओ अच्छा इधर है, ठीक है, घेरा दे दिया। जी। तो बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है ये आप सभी लोगों के लिए कि देखिए भाई, D1 चार्ट में कुंडली में शुक्र अपनी ही राशि में बना हुआ है और नवांश में भी वो फर्स्ट हाउस में है। तो जब हम पूरी टेक्निक नहीं सीखते तो हम जल्दबाजी में कहेंगे शुक्र बहुत अच्छा है, परंतु यहां पर 18 बिंदु मिल गए जो कि 22 से कम है। यानी कि शुक्र के जो परिणाम प्राप्त होने चाहिए थे वो परिणाम पूरी तरीके से प्राप्त अब नहीं होंगे। अब शुक्र के क्या परिणाम होंगे? अब नया विद्यार्थी क्या सोचेगा भाई? तो शुक्र के परिणाम होते हैं सौंदर्य। जिस व्यक्ति का शुक्र जितना अच्छा होगा वो व्यक्ति सर्वप्रथम बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लुक वाला, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला, उसका शरीर एकदम जिसको कहते हैं ना स्लिम ट्रिम स्मार्ट, जो आजकल की भाषा में जिन लड़कों को कहते हैं चॉकलेटी बॉय, मतलब उस तरह की पर्सनैलिटी, चार्मिंग पर्सनैलिटी टाइप जो होता है वो। और घर से बाहर निकलेगा तो इत्र लगा के चलेगा, शेविंग फेविंग करके नए डिजाइन में एकदम कटिंग कुटिंग करा करके, बढ़िया उसको पहनने को चाहिए, बढ़िया कोट पैंट टाई लगा करके, बिल्कुल उस तरीके का। और महिलाएं जिसके आगे पीछे घूमे, महिलाएं कहा है मैंने, महिला नहीं कहा है ना, महिला तो होती है ना, महिलाएं उसके आगे पीछे उसके चारों तरफ घूमने वाली। अब होना तो ये चाहिए था, अब समझिए बात, केस नंबर ये है कि भाई होना तो ये चाहिए कि हमें को ये चीजें सारे के सारे हमें पॉजिटिव सुख मिलेंगे। दूसरी चीज, अब यहां पर अगर हम 18 बिंदु हैं तो हम इसमें कहेंगे कुछ हद तक शुक्र में न्यूनता आ गई, क्योंकि अब शुक्र वैसे परिणाम देने में सक्षम नहीं रहेगा जैसे संतान का भाव है। संतान का स्वामी भी यहां शुक्र हुआ, तो संतान को लेकर के भी चिंता का विषय रहे, संतान की किसी ना किसी बात को लेकर के दिमाग में वो चिंता का विषय बनाता है। अब आपको समझ में आ रहा क्यों बना रहा है? क्योंकि शुक्र कमजोर बिंदुओं के साथ है। शुक्र अपना रोग भी दे सकता है। शुक्र के रोग, ये जल तत्व प्लेनेट है, जल तत्वा शुक्र, इमोशन से रिलेटेड बीमारियां, मानसिक रोग जो इमोशनली किसी कारण से बचपन में हर्ट हो गए हों, किसी कारण कोई भावनाएं आहत हुई हों, या जिन्हें हम कहते हैं कुंठित भावनाएं कभी कभी मनः रोग भी पैदा करती हैं। जब भी शुक्र 22 बिंदुओं से कम में होगा तो उन्हें कहते हैं दबी हुई कुंठित भावनाएं मानसिक रोग में कभी कभी तब्दील हो जाती हैं। दूसरा, कभी कभी शुक्र ग्रह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी दे सकता है। नंबर 3, स्किन की जो चमक होती है, जो चमक होती है चमड़ी की, वो भी शुक्र से आती है। जो चमड़ी है वो बुध है, ध्यान रखना, चमड़ी बुध है, चमड़ी की चमक शुक्र है। तो चमड़ी में कोई दाग होना, निशान होना, कोई स्कार होना, कोई या मैंने खूबसूरती में कहीं कमी पैदा हो जाए स्किन में, ऐसा भी संभव है। या कुछ सेक्सुअल डिसऑर्डर भी पॉसिबल हैं। उन्हें जो है ऐसे जातक को डायबिटीज का बड़ा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी तरीके से, क्योंकि गुरु साथ बैठा है, गुरु क्या काम है? मोटापा देना। गुरु स्थूल बना देता, बड़ा बना देता, विस्तार दे देता है, तो कई बार वो डायबिटीज की समस्या भी पैदा कर सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये ट्विस्ट कैसे आता है, ट्विस्ट ऐसे आता है। अब दूसरा, हम किसी कमजोर बिंदु को या उसको देख सकते हैं, जैसे इस कुंडली में नवा सप्तम भाव का स्वामी गुरु है, और गुरु कहाँ बैठा है? लाभ भाव में बैठा है। कहाँ बैठा है? लाभ भाव। लाभ भाव कैसे हुआ? अगर आप सप्तम से गिनती गिनोगे पंचम तक तो 11वां भाव है। तो ये बहुत बढ़िया बात हो गई, एकदम बेसिक। अगर ज्योतिष करते तो क्या हो गया? बहुत अच्छा हो गया, एक्सीलेंट। तो कौन सी राशि में हो गया? तुला राशि।
तुला राशि क्या है भाई, ये तो शत्रु राशि हो गई, शुक्र की राशि हो गई। शुक्र के लिए तो मतलब वो उसमें बढ़िया अच्छी जमती नहीं है। अब हम नवमांश में जाकर के देखते हैं इसको, इसी गुरु को। क्या हो गया, गुरु स्वग्रही हो गया, अपनी ही राशि में चला गया। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? स्वग्रही हो गया यानी कि ग्रह की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, ग्रह की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। पर हम सभी एक बात कहेंगे, अरे यहां पर तो राहु बैठा है। चलो अगर मान लो राहु ना बैठा होता, इसी कुंडली में कहते हैं मान लो राहु यहां नहीं बैठा है, यहाँ पे सेकंड हाउस में गुरु बैठा है, तो स्वग्रही हो गया, अपनी ही राशि का हो गया। पर अगर हम सर्वाष्टक वर्ग के बिंदुओं को अगर हम देखेंगे तो बिंदु कम प्राप्त होने के कारण गुरु को जो अच्छा परिणाम देना चाहिए था वो हमने देखना है, वो अच्छे परिणाम पूरी तरीके से नहीं दे पाता है। अब प्रताप जी मुझे बताइए, इसमें कोई इस चार्ट में ऐसा है क्या जिसमें ज्यादा बिंदु मिले हों और उसमें कोई ग्रह बैठा हो? सर एक तो जो हम लोगों ने आज पढ़ा, ये चंद्रमा वर्गोत्तम है। अच्छा, चंद्रमा वर्गोत्तम, हाँ चंद्रमा तुला राशि का है, 12वें भाव वर्गोत्तम, में चला गया है। हाँ 12वें में चला गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सर सबसे ज्यादा बिंदु के साथ ये तीसरा तीसरा भाव है। तीसरे भाव में कितने मिले हुए हैं? 39। 39, हाँ बड़ा काम का एग्जाम्पल चार्ट हो गया, देखिए बहुत शानदार हो गया। आप सभी लोग देखें इस चार्ट में हम देख रहे हैं सूरज। अब सूरज तीसरे भाव में है और केतु के साथ हो गए, और यहां पर मंगल भी बैठे हुए। सूरज बैठ गया, मंगल बैठ गया, केतु मिल गया, तीनों के तीनों सर्वाधिक पॉइंट में चले गए, क्योंकि ये 39 नंबर होना बहुत ज्यादा नंबर हो गए। अब हम वहां पर जाकर के इसको नवमांश में देखते हैं एक एक करके। तो हम देख रहे हैं कि मंगल कहां चला गया, मंगल चला गया अष्टम भाव में, मंगल चला गया अष्टम भाव में, जी। केतु भी चला गया अष्टम भाव में, हम्म, और सूरज चला गया लाभ भाव में, 11वें भाव में। हम्म। ये बहुत ज्यादा बिंदु हुए। अब जिन्होंने तीसरे भाव को ध्यान से समझे सभी लोग, तीसरा भाव जितना ज्यादा बिंदु लेकर के बैठ जाएगा उतना ज्यादा जीवन में स्ट्रगल करवाएगा। कारण क्या है, तीसरा भाव तो हाउस ऑफ एफर्ट है, इसे आप भागदौड़ का भाव भी कह सकते हो, आप इसे सूचना तंत्र का भाव भी कह सकते हो। इंटरनेट, मीडिया, समाचार पत्र, ये तीसरे भाव की देन है। टेलीफोन विभाग, टेलीफोन जो होता है, मोबाइल होता है, ये सब दूर संचार से रिलेटेड चीजें, किसी भी तरह की सूचना लेने का या देने का काम, ये सब तीसरे भाव की देन होती है। तो तीसरा भाव सुपर एक्टिव हो गया। अगर सुपर एक्टिव ये ज्यादा भाव हो जाए इसको अच्छा नहीं माना जाता, ये भी हमने मानना है। कौन कौन से भाव को ज्यादा नंबर नहीं मिलने चाहिए, ये भी ध्यान रखें, दर्शकों के लिए अच्छा चार्ट हो गया ये। दूसरा भाव, 32 से ऊपर किसी भी हालत में नंबर नहीं होने चाहिए, बल्कि 30 से भी जितने कम नंबर दूसरे भाव में होंगे उतना अच्छा। दूसरा भाव, 7वां भाव, तीसरा भाव, शुरू से बताता हूं, दूसरा भाव, तीसरा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव, 12वां भाव, इनमें ज्यादा बिंदु नहीं होने चाहिए, और भूल करके भी 28 से ऊपर तो किसी कीमत पे नहीं होने चाहिए। दूसरा भाव, तीसरा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव और 9वें में भी ज्यादा नंबर नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना। नवम में भी ज्यादा नंबर नहीं होने चाहिए। जिन भावों में मैंने कहा है ज्यादा नंबर नहीं होने चाहिए, वहां पर ज्यादा होने पर वो ग्रह प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। वो ग्रह बहुत ज्यादा फेयरफुल नहीं होते,
वो अपने परिणामों में कहीं ना कहीं कमी देते हैं। जैसे सूरज पिता का कारक है, उसको 39 नंबर मिल गए, तो वो भी अच्छी बात नहीं रहेगी। मंगल को 39 नंबर मिल गए, मंगल भाई का कारक है, मंगल जमीन का कारक है, मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, मंगल अपने मकान का कारक है, मंगल स्टेमिना बाहुबल का कारक है। केतु इसी तरीके से जिन जिन चीजों का भी कारक होगा उसमें ज्यादा नंबर आने से ये ग्रह स्ट्रगल बढ़ा सकते हैं। पर इसके विपरीत पहले भाव में ज्यादा नंबर होना, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में 28 से जितने ज्यादा नंबर मिलेंगे उतना जीवन में बेनिफिट्स प्राप्त होगा। अब एक बार इसको राशि तुल्य नवमांश को और समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी होगी। अगर इसी चार्ट का हम अगर राशि तुल्य नवमांश बनाएं तो आपने नवमांश कुंडली से शुरू करना है। शुक्र कहां बैठा है? वृश्चिक राशि में। तो आपने वृश्चिक राशि को के शुक्र को यूं का यूं, अब आपने लगन चार्ट में देखना कि वृश्चिक राशि कहां फॉल करती है? छठे भाव में फॉल करती है। प्रताप जी यहां पर शुक्र लिख दो आप अपने हाथ से। तो नवमांश का जो लगन का जो शुक्र था वो कहां पर आ गया? छठे भाव में आ गया। अब देखो हम क्या कह रहे थे कि शुक्र कुछ ना कुछ गड़बड़ी का शिकार है। अब राशि तुल्य नवमांश जब बनाते हैं तो ये ग्रह हमारा कुंडली के छठे भाव में आ गया, यानी जब वो अपनी दशा में आएगा तो छठे के शुक्र की तरह भी परिणाम देगा। यानी छठे भाव में जो शुक्र के बैठने के परिणाम होते हैं वो यहां पर प्राप्त होंगे अपनी दशा में या अंतरदशा में, उसकी संभावना बनती है पत्नी को। अब देखो जब छठे में आ गया तो शुक्र जब छठे में आएगा तो पत्नी को यूट्रस रिमूवल की प्रॉब्लम हो सकती है, या गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोनल इशू हो सकता है, या कोई सिस्ट या कोई फेब्रॉइड का सामना करना पड़ सकता है, कोई किसी प्रकार की सर्जरी हो सकती है, दूसरी चीज यूरिनरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं, ये एक प्रेडिक्टिव पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं, चार ग्रह बैठे हैं के गुरु राहु शनि, सॉरी 3 ग्रह, गुरु शनि राहु धनु राशि में बैठे हैं। तो धनु राशि कहां फॉल कर रही है? यस, 7th हाउस में। गुरु राहु और शनि को 7th में बिठा दिया। इसी तरह से मरकरी मकर राशि में, तो मरकरी आ रहा है 8th हाउस में। अगर हम यहां पर देखें तो मरकरी एग्जॉल्टेड है, मतलब उच्च का है, परंतु राशि तुल्य नवमांश में देखते हैं तो मरकरी अष्टम भाव के परिणाम दे रहा है, यानी उच्च का बुध। बुध क्या है पहले समझ लें। बुध जब भी उच्च का होता है ये भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है, द जेंटलमैन। अब उच्च का बुद्ध का मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति हाईली नॉलेजेबल होता है फाइनेंस के मामले में। फाइनेंस, बैंकिंग, अकाउंट्स, सॉफ्टवेयर्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन मामलों में वो बहुत ज्यादा पावरफुल ही प्रतिभा संपन्न होता है। पर यहां पर राशि तुल्य नवमांश में जब करते हैं तो बुद्ध की कंडीशन अष्टम भाव में फॉल कर जाती है, यानी बुद्ध की जो प्रतिभाएं होंगी वो छिप जाएंगी। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन में भी व्यक्ति को धारा प्रवाह बोलने में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या व्यक्ति बोलता 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 बात करता करता थोड़ी देर बाद में खुद ही समझने लगे यार मैं समझा क्या रहा हूं, तो उसमें कहीं गैप आ जाए, कहीं या अचानक से भूल जाए कोई चीज, है ना, वो भी बुद्ध के वजह से हो जाता है। तो ये भी जो है घटना घट सकती है। इसी तरीके से अगर हम जाएंगे तो मंगल केतु मिथुन राशि में, तो यहां पर वो लगन में आ जाएंगे मंगल केतु, यानी कि मंगल का असर लगन पर आ गया, केतु का असर लगन पर आ गया, यानी कि पर्सनैलिटी पर मंगल और केतु दोनों के दोनों गुस्सा दे सकते हैं।
तो कभी कभी गुस्सा बड़ी तेज दिला देते हैं। या तो ऐसे जातक को गुस्सा आएगा ही नहीं, और अगर आया तो एकदम से आएगा और बड़ा भयंकर आएगा, और वो कुछ क्षण के लिए गुस्सा होगा और उस समय उसको लगेगा यार पता नहीं मैं क्या से क्या करूं, और अगर वो टाइम निकल गया फिर वो बिल्कुल एकदम शांत हो जाएगा। तो ये मंगल केतु लगन पे बैठ के इस तरह का असर पैदा करते हैं। सूरज कन्या राशि में था नवमांश में, और वो चतुर्थ भाव में चला जाएगा। चंद्रमा तुला राशि में था, वो पंचम भाव में आ जाएगा। इस प्रकार से नवमांश कुंडली के जो ग्रह थे सारे के सारे, हमने उसको D1 में पोस्टेड कर दिया। तो जब हमने दिन को दशाओं में देखेंगे तो हमें ये देखना होगा ये जो दशा चल रही है, कहीं ये ग्रह इन भावों से, इन भावों से, D1 के भावों से कहीं लिंक तो नहीं बना रहे। अगर लिंक बना रहे हैं तो वहां पर वो अपना असर रखेंगे। जैसे गुरु सप्तम भाव में आ रहा है तो गुरु का असर सप्तम भाव पर रहेगा जब भी वो दशा में रहेगा। बेशक वो गुरु मेन चार्ट का गुरु पंचम भाव में है, पर सप्तम पर भी उसका असर देखने को मिलेगा। अब दूसरा तरीका, ये तो था दशा का। अगर हम दशा का उपयोग ना करें, केवल व्यक्ति की इनर पर्सनैलिटी के लिए करें। इनर पर्सनैलिटी होती है आंतरिक, मतलब जिसे व्यक्ति खुद ही समझ सकता है, बाहर से वो पर्सनैलिटी नहीं दिखाई देगी। वो पर्सनैलिटी भी इस चार्ट से बखूबी समझ सकते हैं। अब बृहस्पति जब भी सप्तम में आता है तो व्यक्ति की इच्छा क्या है, लगन को देख रहा है बृहस्पति। बृहस्पति ज्ञान है, अध्यात्म है, तो व्यक्ति ज्ञान की तरफ, अध्यात्म की तरफ विशेष अग्रसर रहता है। धर्म की प्रति बड़ी उसकी जिज्ञासा होती है, उसे नए नए सूत्र खोजने में बड़ा आनंद आता है। सप्तम भाव में राहु उस कार्य में बड़ा सहयोगी है। क्यों है? क्योंकि वो रिसर्च वर्क करवाता है। बट आप कहेंगे जी गुरुजी आपने तो आज दूसरी बात कह दी, यहां गुरु और राहु बैठ के फिर क्या करेंगे? हाँ, गुरु राहु भी अपना काम करेंगे, वो बीच बीच में भटकाते रहेंगे। रिसर्च करते करते आदमी को नई चीज को ध्यान आ जाएगी, वो कहेगा अरे यार इसको छोड़ो, पहले दूसरी में लग जाओ। कुछ और करने लग जाते हैं हम, कुछ और करने बैठ गए, फिर ये ढूंढा वो ढूंढा वो ढूंढा, थोड़े समय बाद आ रहे यार हम तो वहां से शुरू किया था तो वहां पर करो। तो वो थोड़े थोड़े उसमें भटकाव राहु लाने का प्रयास करता रहता है। बीच बीच में थोड़े थोड़े प्रयास करता है राहु कि अरे भटका दो इस व्यक्ति को, या उसके जीवन में कोई ऐसी समस्या ला दो जिससे वो अपना रिसर्च वर्क छोड़ के कुछ और करने लग जाए, या उसका बेचारे का ध्यान भटक जाए। ऐसा कार्य कर सकता है। पर शनि तो सप्तम में बहुत अच्छा है, शनि का सप्तम भाव पे असर बहुत अच्छा है। शनि यहाँ पे दिग्बली हो जाते हैं, और दिग्बली शनि क्या करेंगे? जीवन साथी से लाभ की तरफ भी इंडिकेट करते हैं। ऑलवेज ध्यान रहे, जिसकी पत्नी वाले भाव में यानी कि सप्तम भाव में शनि बैठ जाए, पत्नी से लाभ होगा। या सप्तम भाव का स्वामी दसम में बैठ जाए, सप्तम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठ जाए, सप्तम भाव का स्वामी लगन पे बैठ जाए, तो उसमें बहुत ज्यादा चांस बैठते हैं कि पत्नी या तो अर्निंग हैंड होती है, और अगर अर्निंग हैंड नहीं होगी तो घर वो ऐसे संभालेगी कि आदमी को लगेगा अगर इसने नहीं संभाला तो कुछ हो नहीं सकता, इसके अलावा कोई संभाल नहीं सकता मेरा घर। मतलब वो घर को इतने खूबसूरती से संभालेगी, उसको लगता है ये भी कमाई है, मतलब हस्बैंड को लगता है ये परफेक्टली कमाई है। तो शनि, जैसे लाल किताब का सूत्र है ना, सप्तम भाव में शनि खूंटा है चक्की को चलाने का, तो ऐसे ही यहां पर भी ये चीज अप्लाई होती है। तो व्यक्ति का आंतरिक स्वभाव, दशाओं में इंटरप्रिटेशन, बीमारियों के मामले में आप बखूबी कर सकते हैं। चलिए प्रताप जी बेशक अब इसको हटा दीजिए। चौसठ का नॉर्मल से बताइए सर। एक मिनट 64वां नवमांश बड़ा अच्छा। एक मिनट प्रताप जी रुक जाओ। हाँ, वो भी बता दीजिए सर। चंद्रमा देखिए, आप चंद्रमा देखिए 12वें भाव में, जगदीश जी दिखाई दे रहा है? बराबर
हाँ, इनसे 4 घर आगे चलिए, 1 2 3 4। हाँ, ये बुध ग्रह जो है ये यहाँ पर बैठा है। इसका स्वामी कौन है? मकर राशि है यहाँ। कर रहा है। हाँ, तो शनि हो गया। तो ये शनि 64वां की नंबर। शनि की अंतरदशा दशा अंतरदशा में हाँ, चेक करना चाहिए। अब दूसरा देखिए, लगन से। लगन से 4 गिनेंगे तो सिंपल कुंभ राशि आ जाएगी, एंड मैं भी सेम प्लेनेट शनि। तो हम इस चार कुंडली के लिए देखो, ज्योतिष कितना गहरा है, इसको एक लाइन में क्यों नहीं बताया जा सकता। ध्यान से देखिए, मिथुन लगन की कुंडली है। मिथुन लगन में शनि योगाकारी होता है, और नवमांश कुंडली में वो दूसरी कहानी कह रहा है अपनी। वो कह रहा है भैया शनि तो 64वां नवमांश बन के बैठा हुआ है। अब वो शनि की जब दशा अंतरदशा आएगी, हो सकता है कोई अगर उसने गलती से बीमारी दे दी, अगर शनि ने, फिर से कहूंगा, शनि ने यदि कोई गलती से बीमारी दे दी तो लंबी समय तक वो बीमारी चल सकती है, लंबे समय तक दवाओं पे रहना पड़ सकता है। महादशा तो खत्म होगी। नहीं, ये नहीं मुझे पता इस कुंडली में महादशा खत्म हुई नहीं हुई है, परंतु मैं बता रहा हूं आपको, परंतु शनि की दशा हेल्थ के लिए अच्छी साबित ना हो, ऐसा होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। और 22 दृष्कारण। वो जगदीश जी आज जिक्र नहीं करेंगे, फिर सारे कहेंगे दृष्ट कौन बताओ। वो ओके। D3 चार्ट वो समझाना पड़ेगा फिर, है ना। वो अपन मेडिकल में करेंगे। आज का मुद्दा था सिर्फ वर्ग कुंडली, सॉरी, वर्गोत्तम ग्रह को सर्वाष्टक वर्ग बिंदुओं से देखना, और राशि तुल्य नवमांश देखना, है ना, ये सब देखना थैंक था। यू। और 64वां नवमांश, 3 टेक्निक मेजर मैंने आज आपको करवाई है। थैंक यू गुरु। तो जिन लोगों का था, हाँ बताइए सुमीर जी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, प्रणाम। जब अष्ट वर्ग देख रहे हैं हम, अष्टाकर वर्ग, कहीं जगहों पे ग्रह नहीं भी है तो भी उसके अंदर काफी सारे बिंदु हैं। भाव को मिलता है सुमीर जी, ध्यान रखना। अच्छा। भाव को बिंदु मिलेंगे पॉइंट, 1 से लेके 12 भाव तक सबको पॉइंट मिलते हैं। वो हम्म। भाव में जब ग्रह बैठेगा तो वो बिंदु डिसाइड करते हैं कि इस ग्रह को कितना ये हैप्पीनेस देगा, कितना एंड परेशानी करेगा। एंड आज का वो क्लास का एकदम वो सही बैठता है। मेरा शुक्र नीच का बैठा है छठे घर में, लेकिन उसको पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले हुए हैं, 38। हाँ, तो बिल्कुल सटीक बैठा। हाँ जी। हाँ, तो बस यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ज्योतिष में बड़े ट्विस्ट होते हैं, और पराशर ज्योतिष में। अच्छा, जो लोग कह देते ना, अरे यार तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, एक नजर ही तो मारनी है कुंडली पर। और मैं स्टूडेंट से हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, यार मुझसे झूठ सच मत बुलवाओ, मेरे से गलती हो जाएगी। आप लोग तो मुझे बड़ा सीरियसली लेंगे ना भाई, सिंपल सी बात है, टीचर को आदमी सीरियसली लेता ही है। मेरा टीचर भी अगर मुझे बोलेगा कि ये ग्रह की स्थिति यहाँ से ये होगा, तो मैं भी ये मानूंगा, हाँ ऐसा होगा, क्योंकि टीचर जो है बेस्ट बताएगा अपनी तरफ से। तो गलती होने के चांस है। अच्छा, स्टूडेंट को लगता है यार हमारी पर्सनल कुंडली का नाम लेके ना ये डिस्कस नहीं करना चाहते, और ये अवॉइड कर देते हैं। अवॉइड करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे सामने पूरी पिक्चर होती ही नहीं है, और हम जैसों को जिनको टेक्निक थोड़ा बहुत पता है, वो जानते हैं कहाँ कहाँ ट्विस्ट आ सकता है, और वहां बहुत बड़ा समस्या घट सकती है कि पूरी बात ना जचे, थोड़ी बहुत जच जाए, पूरी बात ना जचे। बट गुरुजी, इन द सेम टाइम, हम क्योंकि लाल किताब ज्यादा कर रहे हैं, हमें फिर भी इसके अंदर वैदिक के सूत्र बहुत लगाने पड़ेंगे। नहीं सुमीर जी, जब हम लाल किताब लगाएंगे आपको वैदिक के सूत्र लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बट मेडिकल में तो अभी हम बहुत कुछ वैदिक के अनुसार कर रहे हैं। अरे मेडिकल तो है ही पूरा वैदिक से करवा रहा हूं मैं सुमीर जी, तो लाल किताब से मैं करवा ही नहीं रहा। तो ठीक है, फिर वो दो उसका भी नॉलेज हमें रखना पड़ेगा थोड़ा नहीं नहीं थोड़ा। नहीं, ये प्योर मैंने पहले ही बताया था, ये वैदिक का अनुसार यानी कि पराशर ज्योतिष होगा। ये टोटल पराशर ज्योतिष पे डिपेंड होगा। वो ठीक। सारी टेक्निक में, इसीलिए तो मुझे नवमांशा कराना पड़ रहा है। नहीं, थैंक यू। मुझे लाल किताब में तो मैंने नवमांशा का जिक्र भी नहीं किया। ठीक ठीक, थैंक यू। और आज आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन की जो क्लास थी उनका भी आज जो है लास्ट सेशन था, तो उनको भी नवमांशा का चल रहा था। तो मैंने कहा चलो दोनों को क्लब कर लिया जाए। चलिए, सर्वाष्टक वर्ग को
जी। लोगों ने जो कोर्स आने वाला है आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन का पार्ट 2, उसमें थोड़ा डिटेल में हम लोगों ने और चीजें ली हैं। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अभी आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन का ये पहला पार्ट का सेशन खत्म हुआ। अभी प्रताप जी 3 तारीख से आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन का पार्ट 2 लेकर के आ रहे हैं, और वो मैंने और प्रताप जी ने मिलके ही डिजाइन किया है। उसमें हमने सर्वाष्टक वर्ग बिंदुओं को डाला है। सर्वाष्टक वर्ग कुंडलियां कैसे काम करती हैं, और अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए, क्योंकि इसमें 2 से 3 क्लासेस लग जाती है कई बार। मैंने जब सर्वाष्टक वर्ग करवाया था तो 2 क्लास कम से कम लगी थी मुझे। तो हो सकता है कि आपको और भी डिटेल जानकारी चाहिए हो, तो 3 तारीख से 3 मार्च से प्रताप जी का कोर्स आ रहा है। और मैं जो इस सेशन के जो आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन के स्टूडेंट हैं, उनसे तो मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि वो प्रताप जी को रीज्वाइन करें। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि कितना शानदार कोर्स है, और एडवांस लेवल का कोर्स है। उसके ऊपर आप आगे चल करके काम कीजिए तो आपको क्लैरिटी बहुत आ जाएगी। देखिए, जब आप लोग समाज में जाएंगे, सोसाइटी में जाएंगे, और केवल बेसिक जानकारी के साथ जाएंगे, तो कई बार जो है आप सही राय नहीं दे पाएंगे। और कम से कम आपको सूत्र पक्के आने चाहिए, मेरा अपना ये मानना है। प्रेडिक्शन आपकी कैसी भी हो जाए, चाहे फेल हो जाए, वो उसमें दिक्कत नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ, प्रेडिक्शन में चाहे 20 बार फेल हो जाओ, चिंता मत करना 1 पैसे की, बस सूत्र में फेल मत होना। सूत्र सही लगाए चले जाओ, आप देखेंगे कि आपकी प्रैक्टिस आपको बहुत आगे तक लेकर के चली जाएगी। ठीक है। हाँ, लीमा जी। नाम गुरुजी। प्रणाम। अभी मुझे मेडिकल मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के 6 वीडियो सिर्फ मिले हैं, तो मैंने बहुत बार सुनीता जी, हम इसको बाद में बात कर लेंगे, है ना? ठीक। है, हाँ। वो लड़के से खुद कह के मैंने भिजवाया है, पर मैं अब इसका ध्यान रखूंगा कि आपको छठा ही क्यों मिला, बाकी लोगों को ज्यादा मिल गए हैं। हाँ, चारू राठी जी। गुरुजी, एक मुझे एक बात पूछनी थी। जैसे जो उच्च के प्लैनेट्स रेट्रो होते हैं, हम उनके लिए कहते हैं कि वो उच्च का फल नहीं देंगे। हाँ, नहीं तो जो देंगे। नीच के प्लैनेट्स रेट्रो हो जाते हैं, वो वो बढ़िया फल देते हैं। वो बढ़िया फल देते हैं। तो अगर नवमांश में बुध नीच का है, लेकिन वो जन्म कुंडली में वैसे रेट्रो है, तो इसको हम कैसे नहीं समझेंगे? नहीं, अगर नवमांश में नीच का चला गया, फिर थोड़ी नियम है ये। फिर हाँ, तो फिर तो बुध गया, नीच है। खराब हो गया। हाँ, फिर तो खराब हो गड़बड़ गया। हो गया। हाँ, फिर खराब। अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक है गुरुजी, हरीश धन्यवाद। पुरवानी जी। गुरुदेव प्रणाम। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है इस चीज का कि बिंदु कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक तो ये था, दूसरा ये था, हमें ये सुमेर जी से रिलेटेड ही कंफ्यूजन सवाल। कंफ्यूजन कहाँ पे हरीश जी? एक तो ये है कि अगर या तो डिटेल में जाएंगे, तो सर्वाष्टक वर्ग में भिन्नाष्टक वर्ग भी आता है। जी। जब हम गोचर सीखते हैं, तो गोचर में इसका बहुत ही प्यारा प्रयोग होता है, सर्वाष्टक वर्ग का और भिन्नाष्टक वर्ग का। वहां पर बिंदु गिने जाते हैं। नट सेल में समझो, ये जो हमारा षोडश वर्ग कुंडलियां होती हैं, हर चार्ट से हमें कुछ ग्रहों की ताकत का अनुमान होता है। वो अनुमान से ही वो बिंदु कैलकुलेट होते हैं। वो ही वहां पर नेट सेल में उसका मीन निकाल लिया जाता है, और वो वहां पर उस भाव को दे दी जाते हैं। मतलब वो आते ऐसे, उसका भी गणित है। किसी टाइम में तो ये हाथों से किए जाते थे, और ये हमारे टाइम में ये हाथों से ही किए जाते थे। मतलब विनाष्टक वर्ग हम लोग बनाया करते थे, और ये बड़ा टफेस्ट टास्क होता। मतलब ये इजी नहीं है। आजकल तो सॉफ्टवेयर से फटाफट पता चल जाता है, उठा के लिख देते हैं हम। विनाष्टक वर्ग भी तुरंत मिल जाता है, 1 मिनट में सारणी मिल जाती है हमें। बट जी ये जी। हमारे टाइम में ये बिल्कुल हैंड से करने वाले काम होते थे। तो वो चीज है। एक शीट लेके बैठना पड़ेगा कि हाँ, फलाने फलाने राशि को इतना दे रहा है, फिर उसको जोड़िए, कैलकुलेट कीजिए। स्टूडेंट कैलकुलेशन शीट। बेचारे
दो दो कप चाय पी जाते थे और फिर बाद में कहते थे गुरुजी मुंह बना करके गलती गलती हो गई, हमने जो डिसीजन लिया ज्योतिष सीखना है। मतलब पैसे ये हालात होते थे, वो बेचारे इतने मायूस हो जाते थे कि अरे गुरुजी कहाँ फंस गए। है हमारे एक आपके बीच में भी हैं, वो वृद्ध महिला हैं, आज शायद नहीं आई, दिखाई नहीं दे रही मुझे। वो बड़ा हंसती होती थी जब मेरे घर पे, क्योंकि गुड़गांव में रहती हैं। तो कहते हैं गुरुजी ये ग्रहों का बलाबल निकालते, हमारा बल निकल गया सारा। ये आप जब करवाने बैठते हो जब, तो ऐसा लगता है बड़ा आसान है जब आप पढ़ा रहे होते हो, और आपके जाने के बाद ऐसा लगता है ये महाभारत है, ये आपके बस का खेल है, हमारे बस का खेल नहीं है। और गुरुजी अगर 8वें भाव को 37 अगर पॉइंट्स मिले हैं, बिंदु मिले हैं, और उसमें अगर प्लैनेट नहीं है हाँ, तो तो अच्छी बात है। तो अच्छी बात है। ओके। अच्छी बात ये नहीं, देखो पहले तो वो भाव को ताकत मिली है। राइट। जिस भाव में बलाबल होगा, उस भाव में जब ग्रह आता है तो ग्रह भी प्रसन्न हो जाता है। ये ऐसे इसी प्रकार से है कि कोई व्यक्ति आपके घर में मेहमान बन के आए और पता चला उसकी सेवा पानी बहुत अच्छे से हो रही है, अनएक्सपेक्टेड रूप से उसको बढ़िया बढ़िया खाने को मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया आगे से आगे उसकी पूछ हो रही है, तो वो बेशक आपसे थोड़ा बहुत नाराज भी होगा ना, तो वो आपसे खुश हो जाएगा एंड लास्ट। तो ओके, ये बिंदु उस तरह के काम करते तो सूत्र ये निकला कि अगर हाउस स्ट्रांग हुआ, रिगार्डलेस घर कैसा भी हो, प्लैनेट कैसा भी हो, हैं। आपको उस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। इज दैट? वो ग्रह थोड़ा अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम हो जाता है। जैसे नीच का मंगल व्यक्ति अक्सर मानता है कि इसके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी, जी कमजोर हो गया मंगल, सिंपल सी बात है। मान लो किसी भी हाउस में चला गया नीच का मंगल, और उस नीच के मंगल को पॉइंट मिल गया 32, जी, तो वो एंजॉय करेगा प्रॉपर्टी को। समझ गया, वो पता चला हर साल में एक प्रॉपर्टी खरीद के बैठा हुआ है, समझ गया। नहीं, तो बहुत क्लियर हो ही विल एंजॉय प्रॉपर्टी। जी। तो हम कहेंगे यार इसमें नीच के गुण कहाँ आ गए, नीच मंगल के, वो कहाँ राइट। गायब हो गए, ये चीज है। और जैसे अभी एक बड़ा एग्जाम्पल, अभी प्रताप जी ने किसी की व्यक्ति की कुंडली लगाई, तो उसमें शुक्र बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल लगा मुझे। शुक्र देखो स्वग्रही है D1 में, और D9 और में भी वो लगन में आया है। उसको 18 पॉइंट्स मिले। अगर हम हाँ, सर्वाष्टक वर्ग बिंदु ना लगे तो गलती मेरे जैसा व्यक्ति होगा, वो भी गलती करेगा। वो कहेगा यार लगन में चला गया, और फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट है वो, क्योंकि मिथुन लगन में शुक्र योगाकारी है। प्रताप जी की है। गुरुदेव एक लॉजिकल क्वेश्चन एक और बनता है कि हम लोग खाली इसी टेक्निक पे क्यों नहीं रिलाय करते हैं, बाकी सब टेक्निक क्यों उठाते हैं फिर? हरीश जी, अगर मैं अब नक्षत्र कराने बैठ जाऊं ना, आप सारे सिर पकड़ के बैठ जाओगे, आप कहोगे फिर क्यों हम इतने दिनों तक झक मार रहे थे। नक्षत्र में एकदम आपने चाबी ली और घुमा दी और निकाल दिया। हाँ, बेस तैयार करना पड़ता है, समझ गया, बेस तैयार करना पड़ता है। समझ गया, बिल्कुल क्लियर हो मेरे को बहुत बार कहा गया नक्षत्र करा दो, नक्षत्र करा दो। नक्षत्र मैं कह रहा हूं मुझे स्टूडेंट तो मिल जाए नक्षत्र के, हाँ सारे कर लेंगे। 100 लोग भी आ जाएंगे मेरी क्लास में, 50 तो तीसरी क्लास के बाद से ही गायब हो जाएंगे, मैं जानता हूँ नक्षत्र जब चलेंगे। फिर कहते हैं बस वीडियो भिजवा दिया करो गुरुजी, कोई बात नहीं, दक्षिणा जो देनी थी हमने दे दी, बस वीडियो भिजवा देना, वो कभी फुर्सत मिलेगी 6 महीने साल बाद देख लेंगे, या हमारी लाइब्रेरी में सजा के रखेंगे, हम भी थे गुरुजी की क्लास में, नक्षत्र तो हमने भी किए हैं। बस वो ऐसे ही नक्षत्र करेंगे, और लास्ट चलते चलते 6-7 स्टूडेंट बैठे मिलेंगे, बस उसके ज्यादा नहीं। मैं चाह रहा हूं कि एस्ट्रो पाठशाला में मैच्योर स्टूडेंट का एक अच्छा ग्रुप खड़ा हो, जो इस लेवल तक अचीव करे, जिसको हमें समझाना इतना ज्यादा जाकर के रिवर्स में जाकर के ना समझाना पड़े। क्योंकि जब स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछते ही हमें समझ में आ जाता है कि लेवल अभी कहां पर चल रहा है। कि अगर 100 स्टूडेंट है और अगर 5 स्टूडेंट का लेवल ही ऐसा चल रहा है, जी 4 या 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो चीजों को कैच कर पा रहे हैं, अदरवाइज के तो दाएं बाएं निकल रहा है। और कई को तो सारा ध्यान फोकस सिर्फ सर्टिफिकेट पे होता है, किसी तरह वो सर्टिफिकेट मिल जाए, पीछा छूटे।
है, जैसे कोई सरकारी नौकरी लग जाएगी बिहार के अंदर जाते हैं एकदम से सर्टिफिकेट के साथ। ना जाना कुछ नहीं, तो फोकस कम है। तो टेक्निक हरीश जी एक से बढ़ के एक है। आज ये मैंने जो टेक्निक आपको ये टेक्निक दी है वर्गोत्तम ग्रह के ऊपर, ये मैंने फर्स्ट टाइम दी है, ये फर्स्ट टाइम है। मैं अक्सर कहता हूं अगर मैं नवमांश पढ़ाऊंगा तो 15 दिन से कम क्लास नहीं शुरू होगी, ओनली नवमांश में, ओनली नवमांश में। डिविजनल चार्ट में ही 5-6 क्लास हो गई थी। जी। हम 15 चाहिए, वो तो जल्दी पूरा भाई भाई सब डिविजनल चार्ट इतना बड़ा लेके बैठ गया मैं, तो नवमांश में इतना दिन लगा दूंगा तो कैसे काम चलेगा। नवमांशा और दसमांशा ऐसी कुंडलियां हैं जिसमें कम से कम 12 से 15 क्लासेस चाहिए एक टॉपिक पर, और वो भी बिना एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल चार्ट लगा लगा के समझाने लग गए तो गया, फिर तो महीने भर का मामला है। नहीं, बट थैंक यू गुरुजी, आपके डायरेक्शन में, आपकी लीडरशिप में बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। मतलब लिटरली मैं तो ना समझ था, अभी भी हूँ, बट सीखने की बहुत अच्छी कैपेबिलिटी आपने बना दी है मेरे में। थैंक यू। हाँ, ये तो हरीश जी इस बात का तो आप क्रेडिट दे सकते हो। जित आज मुझे एक महिला ने कहा कि गुरुजी पहले टीचर हो जो टेक्निक इतनी समझाओ ना समझाओ, डांट डपट के साथ आदमी को कहानियां सुना सुना के ये जरूर समझा देते हो तुम्हारे अंदर कमियां क्या है। मैंने कहा अच्छा, ऐसा होता है क्या? कहते हाँ जी, मैं आपका वीडियो देखती रहती हूँ और मैं सुधर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर इतनी कमियां हैं, मैं और भी वीडियो देखती हूँ। हर कोई यही समझा रहा है, ये ग्रह इस भाव में ग्रहों की बातें हो रही है, भाव की बातें हो रही है, लाइफ की बातें नहीं हो रही। और मुझे ज्योतिष नहीं सीखना है, बट मुझे लाइफ सीखनी है। मुझे सिर्फ लाइफ के बारे में समझना है, और मैं इसलिए आपका वीडियो देखती हूँ। मैंने कहा यार कमाल है, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। बिल्कुल ठीक गुरुजी। ठीक है मैंने ना? भी तो अपने आप को बहुत सुधारा है। मैं भी उनमें से एक हूँ गुरुदेव। तो चलिए किरण जी, मैंने अपनी बहुत सारी कमियां दूर की हैं गुरुजी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमारे कहने से मान लिया, कहा। जी किरण जी। गुरु गुरु जी प्रणाम। एक प्रणाम प्रणाम। छोटा सा क्वेश्चन था गुरु जी, कि अगर ग्रहण, अभी हमने ये अष्टक वर्ग को समझा, अगर ग्रहण हो सूर्य या चंद्र ग्रहण, लेकिन भाव उत्तम होके हो D9 में, और उस भाव को अच्छे पॉइंट मिले हो, तो क्या उन ग्रहों को फिर बली समझा जाएगा 30 से ऊपर पॉइंट होने में? ग्रहण एक अलग चीज है किरण जी, नंबर एक बात। पर ग्रहण में अगर किसी तरह नंबर अच्छे मिले हुए हैं तो उसमें राहु से ग्रहण लगा है तो राहु बलवान हो जाएगा, और केतु से द्वारा ग्रहण लगा है तो केतु बलवान हो जाएगा। और वो बलवान होना किसी के लिए हानिकारक भी हो सकता है, तो वो अच्छी घटना नहीं है, क्योंकि आखिरकार नुकसान सूरज को या चंद्रमा को उठाना पड़ेगा। ओके जी सर, जी। थैंक यू चलिए सर। मुकेश कुमार जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। 64वां नवमांश से मेरा एक प्रश्न है, अगर कोई प्लेनेट अपने राशि में भी हो तो भी नुकसान करेगा दशा हाँ में? कर, देखो 64वां नवमांश का स्वग्रही और उच्च से कोई लेना देना नहीं। अच्छा। बड़ा अच्छा है कि आप कनेक्ट करना सीखो D1 को D9 से। कभी हम्म। कभी हो सकता है कि आपका लग्नेश ही आपका 64वां नवमांश बन जाए, फिर क्या हम्म। करेंगे? उस व्यक्ति हम्म। को लग्नेश की दशा आएगी, और लग्नेश की दशा सबसे ज्यादा उसको बीमार करके जाएगी। हम्म। तो ज्योतिष ये दिमाग लगाएगा लगन की दशा, लगन यानी शरीर, तो शरीर हम्म। बीमार हो रहा है इसलिए ये बीमार है। और उसको नहीं हम्म। समझ में आ रहा कि 64वां नवमांश जो है उसका लगना लोड बन गया है। हम्म। मान लो सिंह लगन की कुंडली है, और सिंह लगन की कुंडली में अब वो सूरज उसका लग्नेश हो गया। हम्म। नवमांश कुंडली में किसी भी तरीके से सूरज अगर 64वां नवमांश हो जाएगा तो हम्म। सूर्य की दशा उसको हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होगी। उसको हो अच्छा। सकता है हेल्थ अगर अच्छी निकल गई उसकी किसी कारण से, तो हम्म। उसके जीवन में बड़े कई तरह की बाधाएं और संकट रहेंगे, हम्म। और वो दशा उसको तकलीफ वाली दशा रहेगी उसके लिए, कोई हम्म। बेनिफिशियल दशा नहीं रहेगी। हम कह रहे हैं लग्नेश की दशा आएगी तो एकदम यूं रॉकेट की तरह चलेगा। हम्म। तो हर तरह के रिजल्ट्स उसमें आते हैं। ठीक ठीक है है जी। गुरु जी।
हाँ चलो, किरण जी का सबका हो गया। चलिए सुरेंद्र जी, सर नमस्कार जी। नमस्कार। आ रहा सर हूँ मैंने पुष्पा। ना सर मैंने एक छिद्र के बारे पूछना है अभी। क्या फर्स्ट हाउस से 8 हाउस बनता है वो छिद्र बनता है जी? फर्स्ट हाउस क्या बोल रहे हो? जो छिद्र योग बनता है हाँ, छिद्र वो योग नहीं फर्स्ट होता, नहीं छिद्र ग्रह छिद्र होता है। हाँ छिद्र ग्रह होता है। वो फर्स्ट हाँ, हाउस से 8 हाउस बनता है। अष्टम भाव, सिर्फ अष्टम अष्टम, भाव। फर्स्ट, हाँ हाँ, अष्टम भाव। अष्टम भाव में मेरे कैसे चेक करेंगे अगर राहु ये लगन देखो में आठवें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? 8 खाली है जी। काल लिए तो छिद्र नहीं बना। अब आठवें भाव का स्वामी कौन है? गुरु है जी। हाँ, गुरु छिद्र हो गया, वो छिद्र ग्रह। पर आपने सर मैंने आपकी वीडियो बड़ी देखी है, छिद्र दशा में मैं बिल्कुल खत्म हो गया। राहु सुरेंद्र लगन जी, में बैठा था। अभी छिद्र ग्रह की बात चल रही, छिद्र दशा की बात थोड़ी चल रही है। छिद्र ग्रह की वजह से मैं खत्म हो गया, जीरो हो गया। अब सुरेंद्र जी, मैं कह रहा हूँ छिद्र दशा की चर्चा थोड़ी चल रही है, छिद्र ग्रह की दशा हो। अच्छा छिद्र जी। दशा अलग है, वो किसी दिन फिर करेंगे। छिद्र दशा, छिद्र दशा अलग तरीके से आती है। हाँ पुष्पा गुरुजी, जी, अगर अगर ये छिद्र आ रहा हूँ। ग्रह। नीमा जी आ रहा हूँ, एक मिनट। हाँ पुष्पा जी, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। बोलिए पुष्पा जी, फिर म्यूट कर दिया आपने। पुष्पा जी म्यूट पर हैं आप। गुरुजी आपने 64वां नवमांश भी बताया कि पहले हम चंद्रमा जहाँ बैठा है उससे चौथे घर पे जाए। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल, नवमांश जी कुंडली में। हाँ, नवमांश कुंडली में अगर ये क्या अगर बोलते हैं हम चौथा भाव कर्क में बैठा है, हम्म। तो यहाँ से 8वें भाव से अगर हम जाते हैं तो ये जो आठवें भाव में नहीं जाना पुष्पा जी, पहले देखें। चौथा भाव जो आप कह रहे हो, कर्क राशि फॉल कर रही है वहां पे, चंद्रमा से चौथा। चंद्रमा कर्क राशि में ही चंद्रमा बैठा है सर हाँ, गुरुजी। तो फिर और 4 कदम आगे बढ़ना है हाँ, आपने। तो वहां पे तो वहां सूरज पे आप नंबर 7 आएगा, 7 का यानी सूरज शुक्र। आ गया। बेशक शुक्र वो सूरज बैठा है, वो शुक्र को लेना है आपने। ओके, और अगर हम लगन से 4 देखते हैं तो हाँ, भी तो चंद्रमा लेना पड़ेगा। गुरुजी लगन से, अगर आपने बताया ना एक लगन से भी आगे 4 देखना है। दो हैं, ध्यान हाँ, से समझिए, दोबारा बता रहा हूं। लगन से चौथा, दूसरा चंद्रमा से चौथा, दोनों हैं ये। जी अब दोनों में से जो ज्यादा बली होगा वो रिजल्ट देगा आपको 64वें नवमांश होने की। दूसरा, जब हम ट्रांजिट की बात करेंगे, अगर एक साथ, यानी कि फोर्थ हाउस में भी पापक ग्रह का ट्रांजिट हो रहा है, और चंद्रमा से चौथे भाव में जहां पर है वहां पर भी अगर पापक भाव का ट्रांजिट हो रहा है, तो मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। अगर राहु का ट्रांजिट हो रहा है वहां पर, तो किसी रिलेटिव की डेथ हो सकती है। तो ये बहुत काम की टेक्निक है। चलिए, हाँ रेणु दुबे जी, जिनका होता रहे वो बहुत बंद। प्रणाम। वही। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मेरे को भी 64वां से क्योंकि मुझे पूछना इतनी था। देर क्लास पढ़ाने की आदत नहीं है ना भाई। हाँ जी बताओ रेणु नेट जी। डिस्टर्ब कर रहा है जी मैडम। जी गुरुजी नवमांश में जैसे आपने बताया चौथा वो करेंगे, तो जैसे कुंभ लग्न की है, लग्न की कुंडली है, लेकिन नवमांश में कुंभ चौथे में आ रहा है, कुंभ लग्न वो राशि। तो इसमें शनि को देखेंगे कि शनि की क्या कंडीशन है। क्या बताया, दोबारा बताइए, मैं समझा ही नहीं आपकी बात। जैसे आपने बताया 64 में चंद्र से चौथा गिनना है और हाँ, लग्न से चौथा गिनना है। तो लग्न से चौथा गिनने ये में सिर्फ कुंभ आ रहा नवमांशा पर है अप्लाई करना रेणु जी। जी नववान समय। तो अलग हाँ अलग आ रहा है, जैसे 11वां आ रहा है तो शनि हुआ, और 12वां आ रहा है तो गुरु हुआ। हाँ तो दोनों को देखना है, फिर दोनों को हाँ स्टैंड देखना है कि कौन वो है। और हाँ जैसे जिसकी दशा चल रही हो, जैसे शनि की ही दशा चल रही हो हाँ, और तो साथ में शनि राहु दिक्कत बैठा दे हो। सकता है। अब वो राहु साथ बैठा हो तो राहु भी डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, तीसरे भाव में बैठा है, हाँ, तीन दोनों। चलिए, तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। इसमें हाँ सर मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना है। सर क्वेश्चन पूछना था। धन्यवाद। हाँ, कौन किसने पूछो सर। पूछना है? प्रणाम सब गुरुजी, पूछिए। सविता बंसल। हाँ बताइए।
सर जैसे अभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का पूछा था किरण जी ने, ऐसे ही अगर किसी एक ही भाव में मावस का हो, मतलब सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठे हो, तो उन दोनों पे किसका बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा? वो डिग्रीज का 37 डिग्री है, जैसे सपोज कुछ भी है 32 प्लस है पिताजी, तो 37 डिग्री नहीं भाव होता। डिग्री मत बोलिए, बिंदु बोलिए। बिंदु, सॉरी बिंदु। तो 30 किस पे डिग्री से ज्यादा ज्यादा होती नहीं है। किस पे ज्यादा असर, बुरा या अच्छा कैसे देखेंगे? भाव डिसाइड करेगा सूर्य या चंद्रमा पे? जो बिंदु मिलेंगे दोनों को सेम ही बिंदु मिल जाएंगे। तो उसे मावस की तरह देखेंगे, अमावस्या योग उसकी तरह अमावस्या देखेंगे। तो हो ही गया, अमावस्या का भी अपना इम्पैक्ट होगा। अब हमने देखना अमावस्या कुछ ज्यादा तगड़े वाला इम्पैक्ट दे रहा है या कम वाला दे रहा है। तो सूर्य अलग तो और जो चंद्रमा अलग करके समझिए कैलकुलेट। बात को, हम एक्सट्रीम में चले जाते हैं। जब अच्छी बात होती है तो हम हर चीज को एक्सट्रीम में ले जाते हैं, बुरी बात होती है तो हम कहते हैं नीचे जाओ भाई किसी तरह। जो गलत कॉम्बिनेशन होते हैं या जो खराब ग्रह होते हैं, अगर वो कमजोर हो जाए तो ये अच्छी बात है। जो हमारे योगाकारी ग्रह होते हैं, जो हमारे फेवरेबल ग्रह होते हैं, वो ताकतवर हों तो ज्यादा अच्छा है। सिंपल सा गेम है ज्योतिष में। ठीक है जी, धन्यवाद गुरु जी। अनिल जी। प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी मेरा सवाल था कि जैसे मकर लगन की कुंडली है और लगन का जो स्वामी है वो 12वें हाउस में है। 12वें हाउस को 19 बिंदु मिले हैं और लगन को 31 बिंदु मिले हैं। हाँ, तो वो गड़बड़ हो गया। स्वामी कमजोर मानेंगे या लगन को स्ट्रांग मानेंगे? नहीं, लगन का स्ट्रोंग होना एक अलग चीज है। लगन पर्सनैलिटी है। लगन व्यक्ति की पर्सनैलिटी है, उसकी सोच है, उसकी बड़ी सोच को दिखाता है और उसके बड़े विस्तार को दिखाता है। पर 19 पॉइंट अगर 12 नंबर में आ गए तो ये कुछ चीजों के लिए अच्छा नहीं है। ओके, लगन का स्वामी जो है वो कमजोर हो गया। हाँ, कमजोर। जब एज शनि को एज ए शनि जब बिहेव करेंगे तो उसको कमजोर माने। जी गुरु, ठीक है। चलिए, शोभा गुप्ता जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। अष्टमेश अगर 10th में है और 10th में पॉइंट्स मिल रहे हैं 39, तो ये तो फिर गड़बड़ है, खराब हो गया। है ये अष्टमेश 10th हाउस में बैठे हैं और 10th हाउस को 39 पॉइंट्स अगर मिल रहे हैं तो वो तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत है। उसमें कौन सा ग्रह बैठा है 10th में? मून। हाँ, तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? तो अष्टमेश को ज्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। चंद्रमा, आप उसको ये देखो ना, चंद्रमा को ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं, आप अष्टमेश क्यों जोड़ रहे हो उसमें? अलग अलग तरीके से बिहेव करना होता है हमें प्लैनेट्स के साथ। नहीं, जैसे अष्टमेश छिद्र ग्रह आप अगर इसको हो गए। अष्टमेश को भूल जाइए, आप सिर्फ ये देखिए कि चंद्रमा को 37 पॉइंट मिले हैं। इससे पहला जो एग्जाम्पल था वो ये समझे कि शनि को 19 पॉइंट मिले हैं। ऐसे बात करो, जी नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे पूरी तरह। चलिए, हो गया सबका? थैंक यू। हाँ थैंक यू। राखी जी रह गई, जल्दी बताइए। म्यूट पर हैं आप राखी जी, जल्दी बोलिए। सर मुझे भी एक पूछना है। हाँ जी सर, मैं यही बोल रही थी, जो 64वां नवमांश आपने बताया है वो बिल्कुल सटीक बैठा है। मेरे 4th हाउस में मंगल है, नवमांश में फर्स्ट राशि बनती है मेष राशि, और राहु उसमें जब आए तो मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सटीक बिल्कुल एग्जाम्पल सटीक। है। हाँ जी, थैंक यू सर। हाँ जगदीश जी। हाँ गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। जैसे जुपिटर D1 में कन्या का है और D9 में मकर का होता है लेकिन निजभंग होता है। ये लड़की का है तो उसका सौभाग्य के लिए वो निजभंग होता है, तो वो अच्छा रहेगा, कैसे हाँ, रहेगा? नहीं, नीच भंग फिर भी अप्रिशिएट तो किया ही जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं देखा जाएगा कि नीच का है तो पूरा उसका सौभाग्य के लिए नहीं, अच्छा आप ही नहीं कह रहे हैं ना है। नीच भंग हो गया। हाँ तो जब ये हो गया तो फिर बात ही अलग हो गई, फिर तो चीज चेंज हो गई ना। ओके ओके, हाँ, थैंक यू। चलिए, धन्यवाद।